हेलो हेलो माइक चेक। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सभी को? चलिए तो करते हैं एक और धमाकेदार क्लास की शुरुआत। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे है सभी, क्या हाल चाल सभी के? कैसे है सभी? हाँ, अब आपको बोर्ड की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना। एक बच्चे ने आते ही पूछा और एकदम सही बात पूछी है। अब आप लोगों को बोर्ड की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। इंग्लिश हिंदी भी पढ़ना साथ में शुरू कर दो, ठीक है? चलिए चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत। प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 2। आज क्लास में हमें क्या पढ़ना है? पिछले क्लास में हमने प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता पे थोड़ी बहुत चर्चा करी थी। उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उसी पर हम और भी बातें करने वाले हैं। साथ ही साथ हम परिपथ में शक्ति देखेंगे और अगर हमारे पास समय रहता तो विभिन्न प्रकार के परिपथ पढ़ना। मतलब मेन हमारा जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो यही है। ये मेन टॉपिक हमारे इस चैप्टर का, ठीक है? और सवाल जो है वह ये इससे भी जुड़े कुछ कुछ सवाल हमें आएंगे, ठीक है? चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। अब हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो एक बार थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देता हूं। पर एक टेस्ट में क्या क्या आएगा बेटा? टेस्ट में आपको मैंने बताया पिछला पूरा चैप्टर आएगा, ये वाला चैप्टर भी पूरा आएगा। और ये जैसे आज मंडे हुआ है तो आप मान के चलिए कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, बुधवार तक, गुरुवार तक हम ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे। गुरुवार तक हम ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे तो ये वाला चैप्टर पूरा आएगा, है ना? और अगला चैप्टर मैं नहीं पूछूंगा, वो फिर शुक्रवार शनिवार में अगला चैप्टर हम शुरू कर देंगे। और आने वाले समय में जैसे मैंने आपको बोला भी था कि मैं चाह रहा था कि आपकी क्लास जो है वो 2 बजे से शुरू कर दे फिजिक्स की। तो जैसे अभी दिवाली के टाइम पे जो क्लासेस हुई थी वैसे ही हो जाएगी। 2 बजे से फिजिक्स की क्लास हो जाएगी, उसके बाद में केमिस्ट्री हो जाएगा और उसके बाद में आखिरी में बायो की क्लास हो जाएगी। तो पार्थ सर को भी 2 घंटे की क्लास चाहिए होती है तो वो पार्थ सर को भी मिल जाएगी और हमारी क्लास भी जल्दी हो जाएगी। तो आप रात को 8 बजे तक फ्री हो जाया करेंगे, ठीक है? तो सभी, मुझे उम्मीद है कि इस बात से राजी होते हैं। हाँ, अब ये कब से होगा वो मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा। हम कोशिश करूंगा मैं कल या परसों से हो जाए तो बेस्ट है। कल मेरी ए स्टार बैच में भी क्लास है, उसके बाद में परसों से ये मैं करवा दूंगा, ठीक है? आपको रात को भी और पढ़ाई का टाइम मिल जाएगा। 3 बजे बेटा, 3 की जगह 2 कर लो तो ज्यादा बेहतर रहता है ना, क्योंकि एक्चुअली हमारी दूसरे भी बैचेस में क्लास रहती है तो उसका टाइमिंग फिर मैच नहीं करवा पाएंगे हम। चलो तो करते क्लास की शुरुआत। पिछली क्लास में वैसे इस पर हमने ज्यादा चर्चा कर ली थी। पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि वर्ग माध्य मूल मान या VRMS क्या होता है और औसत मान मतलब कि V मीन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास साइन का वक्र या कॉस का वक्र होता है तो वर्ग माध्य मूल मान जो होता है वो I0 बटा √2 होता है और औसत मान 2I0 बटे में पाई होता है। 2I0 बटे में पाई होता है। इसके अलावा अगर मेरे पास अर्ध तरंग होती है तो VRMS जो होगा वो I0 बटा 2 हो जाएगा और औसत मान आधा हो जाएगा आधी तरंग के लिए। इसी प्रकार से अच्छा, अब ये इसमें ध्यान रखना है कि ऊपर वाले में हमने आधा चक्कर ही माना है, आधा चक्कर माना है तो इसलिए हमने 2I0 बटा पाई किया। इसमें पूरा चक्कर माना है क्योंकि नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो यहां से यहां तक पूरा चक्कर माना है हमने। अगर हम इसमें भी आधा ही चक्कर मानेंगे तो आंसर सेम रहेगा, आंसर सेम रहेगा औसत का। इसके अलावा अगर हमारे पास पूर्ण तरंग दृष्टिकृत होती है, मतलब कि अगर हमारे पास पूरी तरंग जो है वो नीचे ना जाते हुए ऊपर की तरफ ही उछल रही है, ऊपर 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 ही चल रहा है मामला, तो इसमें I0 बटा √2 ही होगा और औसत मान भी सेम ही आएगा। इसके अलावा अगर नियत मान होता है, नियत धारा होती है तो I0 होगा और इसमें आरादंती होगी तो इसमें ध्यान रखना I0 बटा √3 होगा। ये आपको
पूछा जा सकता है डायरेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा औसत धारा में अगर मान के चलो मैं पूरा एक चक्कर की बात कर रहा हूं, तो अगर मान के चलो मेरे पास धारा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ये भी कल की क्लास में बता देता, औसत मान एक चक्कर में 0 होगा, शिखर मान I नॉट है, औसत मान I नॉट बटा √2 है, और इसकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा। कोणीय आवृत्ति क्या होती है सर? ये हमने अगर थीटा बराबर ओमेगा टी लिखा है तो यह इसकी कोणीय आवृत्ति कहलाएगी, जैसे कोणीय आवृत्ति ओमेगा होगा। साथ ही साथ अगर मेरे पास धारा जो है वो I नॉट, देखो दो चीज हो सकती है, मेरे पास साइन और कॉस के पद हो सकते हैं, दोनों जोड़ सकते हैं या दोनों मल्टीप्लाई में हो सकते हैं। तो अगर मेरे पास ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो I नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन 2 थीटा वाला। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? साइन 2 थीटा वाला। साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला जो होता था वो होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से मैं साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकता हूं साइन 2 थीटा बाई 2, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होगा उसकी जगह मैंने लिखा साइन 2 ओमेगा टी बटे में 2। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? इसमें शिखर मान जो है वो अब आधा हो चुका है, I नॉट बटा 2 हो चुका है, तो वर्ग माध्य मूल मान जो होगा वो शिखर मान का, ध्यान रखना, शिखर मान का √2 गुणा 1 बटा √2 गुणा होता है। तो शिखर मान I नॉट बटा 2 हो गया, तो ये I नॉट बटा 2 √2 हो सकता है। कैसा सवाल आएगा? आपको डायरेक्ट धारा दे देगा, आपको बोलेगा कि या आपको बोलेगा कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो साइन और कॉस का फलन मिलकर बनी है, तो क्या होगा? तो बस यहां पर आप सीधे सीधे आंसर्स याद भी रख सकते हो। इसमें कोणीय आवृत्ति 2 ओमेगा हो चुकी है, ये रहा 2 ओमेगा। अब अगर जोड़ में होगी I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस I नॉट कॉस ओमेगा टी, तो इस चक्कर में क्या लिखेंगे हम? हमें पता है सर जब जोड़ में होता है तो इसका अधिकतम या शिखर मान जो है वो हम लिखेंगे अंडर रूट, है ना। जैसे ये हमें ऑलरेडी पता है, ये हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का फलन होता है तो उसका अधिकतम मान क्या होता है? उसका अधिकतम मान होता है सर अंडर रूट I नॉट का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो I नॉट का स्क्वायर प्लस I नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 I नॉट। ठीक है, अब ये शिखर मान को √2 से डिवाइड करोगे तो I नॉट ही आएगा, मतलब इसका VRMS मान I नॉट ही रहेगा। तो यह सब कुछ जो है हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब हमें कुछ और नए पद पढ़ने, ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे पिछली क्लासेस में। फ्राइडे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, भंवर धारा वाला। भंवर धारा वाला क्वेश्चन हमारा रॉन्ग था क्या? नहीं बेटा, वो रॉन्ग नहीं है, सही है वो क्वेश्चन हमने जो किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे हमने जितने पद पढ़े हैं उसके बाद में हमें एक और पद, एक और इंपॉर्टेंट सा पद पढ़ना होता है जिसे हम बोलेंगे कला। क्या बोलेंगे? कला। कला या बेसिकली ये होता है कोण, है ना। कोण को ही हम कला बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर मान के चलो मैं यहां पर लिख रहा हूं I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, तो एक्चुअल में ये मेरा जो ओमेगा टी है ये क्या था? मेरा थीटा था, I नॉट साइन थीटा था ये तो मेरा। तो थीटा को ही ओमेगा टी लिखा था, याद है? मैंने आपको जनरेटर वाली बात बताई थी। हाँ, ट्रांसफॉर्मर वाले क्वेश्चन बचे हुए, मुझे पता है ट्रांसफॉर्मर वाले क्वेश्चन का आंसर्स मैं बता दूंगा। तो अगर, हाँ ठीक है प्रियंका बिटिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो एक बार मैं चेक कर लूंगा वाला क्वेश्चन भी। तो अगर मेरे पास यहां पर यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र था, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर मेरे पास यहां पर एक कॉइल रखी हुई और एक कॉइल घूम रही है ओमेगा से, तो मैंने बताया था आपको एक्चुअल में हमें ओमेगा से मतलब नहीं था, हमें किससे मतलब था? हमें यह मतलब था कि वह कितना कोण घूम रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र का तल के लंबवत अंदर की तरफ है, तो ये एरिया सदिश जो है गोल गोल घूम रहा है, तो उसका कोण चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना बन रहा है? ठीक है, तो यहां पर ये थीटा जो होगा, थीटा जो है कोण है, और इसी को हम कला कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? कला। कि किसी भी क्षण पर जो हमारा साइन थीटा कॉस थीटा है ना, या हमने जो फलन लिखा है ये फलन का कोण कितना है, तो ये कोण को ही हम कला कहते हैं। तो कला क्या हो जाएगी? कला जो होगी उसे हम थीटा से चिन्हित कर सकते हैं। अब इसमें एक और पद होता है जिसे हम बोलते हैं प्रारंभिक कला। ये चिंता ना करो, ये सब अभी मैं आपको, और जब
आगे चलकर कला आरेख बताऊंगा तो उसमें और बढ़िया रूप से चमकेगा। बाकी बस आप इतना समझ सकते हो कि ये क्या होती है, कला होती है। इसी प्रकार से एक और होता है प्रारंभिक कला। प्रारंभिक कला, तो प्रारंभिक कला मतलब क्या होगा कि टाइम t इक्वल्स टू 0 पर कोण कितना है। टाइम t इक्वल्स टू 0 पर कोण को हम क्या बोलेंगे, प्रारंभिक कला बोलेंगे। जैसे जैसे मान के चलो कि हमारे पास ऐसा हो सकता है कि हमारी जो कॉइल है वह चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ है, इसका प्रारंभिक कोण भी अंदर की तरफ, मतलब ये तल ऐसा रखा हुआ है तो उसका एरिया सदिश भी इसी दिशा में, तो उस कंडीशन में प्रारंभिक कोण क्या हो गया, 0 हो गया, प्रारंभिक कला 0 होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार मेरे साथ ऐसा ही हो कि कॉइल जो है जब मैं घुमाना शुरू करूं वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ही रखी हो सकता है मेरी कॉइल कुछ ऐसी रखी हो और इसका एरिया सदिश अभी इस तरफ है, ऐसा एरिया सदिश इस तरफ है ना। कैसे समझा रहा हूं मैं, देखेंगे ध्यान से यहां पर कि मान के चलो मेरे पास यहां पर ये एरिया सदिश है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अंदर की तरफ था, ठीक है। अभी शुरू कर रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर है, एरिया सदिश भी अंदर है, तो क्या हुआ, प्रारंभिक कला 0 हो गई। लेकिन अगर मैं ऐसे से शुरू कर दूं, कॉइल किसी कुछ टेढ़ी रखी हुई, चुंबकीय क्षेत्र अभी भी तल के लंबवत अंदर की तरफ है, तो इनके बीच में कुछ कोण रहेगा, प्रारंभिक कोण रहेगा। तो प्रारंभिक कोण जो रहेगा उसे हम प्रारंभिक कला नाम देते हैं, प्रारंभिक कला नाम देते हैं। जैसे यहां पर प्रारंभिक कला जो है 0 है, यहां पर प्रारंभिक कला जो होगी वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब प्रारंभिक कला को हम फाई से चिन्हित कर देते हैं, है ना। कोण है ये भी क्या है, कोण है, तो इसे हम फाई से चिन्हित कर देते हैं। तो जैसे अगर मान के चलो मेरे को लिखना है यहां पर आई, मैंने लिखा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव हो सकता है, प्लस फाइव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि वह जो कोण टाइम टी को 0 पर है वो हो सकता है कि सर दोनों इस दिशा में हो, थोड़ा आगे हो, थोड़ा पीछे हो, कुछ भी हो सकता है। तो यह जो फाई है हमारा, यह क्या कहलाता है, प्रारंभिक कला कहलाती है। तो हम यहां पर कला क्या है मेरे लिए, यहां पर कला है ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसमें अगर t बराबर 0 रख दूंगा तो मेरे पास प्रारंभिक कला मिल जाएगी। इसी प्रकार से तो छोटे छोटे से पद होते हैं बस, है ना, नाम से समझ में आने वाली बात है। इसी प्रकार से अगला पद होता है जिसे हम बोलते हैं कलांतर। कलांतर या कला में अंतर। कला में अंतर क्या होगा, कला में अंतर क्या होगा, है ना। कला प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, वो सब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो सब क्वेश्चन में दिया जाएगा, है ना। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो और बेहतर रूप से आपको समझ में भी आएगी बात है। कलांतर क्या हो सकता है, या कला में अंतर क्या होगा, कला में अंतर। तो अगर मेरे पास दो धाराएं हैं, 2 धारा हो सकती है, एक धारा एक विभव हो सकता है, 2 विभव हो सकते हैं, उनके बीच में जो कोण में अंतर होगा उसे हम कलांतर बोलेंगे, है ना। तो हम बोल सकते हैं 2 धारा या 2 विभव या 2, या ऐसा लिख लो, एक विभव एक धारा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है ना। मतलब 2 समीकरण आपके पास हो तो उनके मध्य कोण में अंतर जो होगा, कोण में अंतर के मध्य कोण में अंतर, उसे क्या बोलेंगे हम, कलांतर बोलेंगे ना। जैसे अगर मान के चलो मेरे पास लिखा हुआ आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। एग्जाम्पल कर रहे हैं हम इसमें, यह I1 दिया हुआ है, इसी प्रकार से I2 दिया हुआ है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इन दोनों में कला में अंतर क्या होगा, कला में अंतर क्या होगा, सर यह साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, यह केवल साइन ओमेगा टी है। तो क्या करना है बेसिकली, हमें इसका θ1 माइनस θ2 करेंगे। तो इसके लिए हमने जो बोलेंगे θ1 हो जाएगा, ये θ2 हो जाएगा। θ1 जो हो जाएगा वो ओमेगा टी प्लस वाई होगा, θ2 जो हो जाएगा वो ओमेगा टी हो जाएगा। तो थीटा में अंतर या θ1 माइनस θ2 जो हो जाएगा वो हमारे लिए फाई हो गया, कलांतर हो गया। अब जरूरी नहीं है हमेशा फाई हो सकता है यहाँ पे φ1 हो, यहाँ पे φ2 हो। फाई मतलब कोण देगा, जैसे π/3 दिया, यहाँ पे π/2 दे दिया, तो उस इन दोनों को बस डिफरेंस निकालना है, तो वो हमारे लिए कलांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कलांतर कहलाएगा।
ठीक है, अभी जितना पढ़ा पहले उस पर कुछ सवाल करवा देता हूं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देता हूं, क्योंकि कल भी हमने तो पिछली क्लास भी तो उसमें हमारे क्वेश्चंस रह गए थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे, वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं। उसके बाद में हम आगे एक और अगला पद पढ़ेंगे जिसे कहते हैं पश्चगामी और अग्रगामी क्या होता है ना, मतलब कि कंसेप्ट क्या होता है अग्रगामी का और पश्चगामी का। तो इससे पहले हम कुछ सवाल कर लेते हैं, ये सारा कंसेप्ट हमें डिस्कस करना है, फिर फेजर क्या होता है और फेजर आरेख क्या होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये वाली जो बातें मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, कला, प्रारंभिक कला, कलांतर, पश्चगामी, अब पश्चगामी अग्रगामी तो नहीं काम आएगा इतना, लेकिन फेजर, फेजर आरेख, ये सब कुछ जब हम एसएचएम पढ़ेंगे, क्लास 11 का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें एग्जैक्टली काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहां पे आराम आराम से सारी चीजें बढ़िया से समझा रहा हूं इसमें। चलिए, तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले ये वाला सवाल कर लेते, क्योंकि ये वाला सवाल जो है वो पापा सवाल है, इसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई है, तो हम इस सवाल को करेंगे तो हमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चल, तो यहां पर क्या है कहानी, क्या है कहानी, पहले ये वाला सवाल कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया, उसमें एक धारा का मान दिया गया, आई बराबर दिया गया 4 sin 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3 दिया हुआ है। अच्छा, हमें पता है सर ये होता है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मतलब प्रारंभिक कला दी हुई है वो। अब एक एक करके सारी चीजें आपको बताना है। तो सबसे पहले अब आपको बताना है, चलो शिखर मान आसान है वो बता दो, वर्ग माध्य मूल मान आसान है वो बता दो। शिखर मान, वर्ग माध्य मूल मान, एकदम आसान आसान सी बात है। सबसे पहले हम बता देते सर, वर्ग माध्य मूल मान हमारा वी आर एम एस या आई आर एम एस है, तो जगह आई नॉट बटा रूट 2, तो यह जगह 4 बटा रूट 2 या 2 रूट 2 हम इसे लिख सकते हैं। दूसरी बात, शिखर मान ही पूछ लिया इसने, तो आई नॉट, तो आई नॉट तो आसान है सर, आई नॉट का वैल्यू 2 एम्पियर होगी, सॉरी 4 एम्पियर होगी। अगली बात पूछिए आवृत्ति, तो आवृत्ति मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 100 पाई आपको बहुत बार दिखेगा, ओमेगा का मान 100 पाई आपको बहुत बार दिखेगा, है ना। तो जैसे अगर मैं कोणीय आवृत्ति पूछता आपसे, कोणीय आवृत्ति, तो कोणीय आवृत्ति क्या होता, कोणीय आवृत्ति मतलब ओमेगा, और ये वैल्यू होती है 100 पाई। लेकिन अभी आपसे क्या पूछा है एफ, तो एफ हमें पता है सर क्या होता है 2 पाई बटा ओमेगा जो होगा, या 2 पाई इंटू अच्छा सॉरी, हमें तो एफ निकालना है, तो ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो 2 पाई इंटू एफ होती है। तो यहां पे 100 पाई रख देंगे, वैसे हमें पता है लेकिन बस एक बार फिर से सॉल्व कर देते हैं हम, होगा 2 पाई इंटू एफ, तो यहां से पाई कट जाएगा, ये भी कट के 50 हर्ट्ज बता देगा, ये मेरे लिए एफ का मान आ जाएगा 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज मेरे लिए एफ की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से प्रारंभिक कला, प्रारंभिक कला मतलब टी बराबर 0 पर कोण, टी बराबर 0 पर कोण, हाँ भाई कोई बता सकता है प्रारंभिक कला क्या होगी, तो टी बराबर 0 पर थीटा का मान कितना होगा सर, तो हमें पता है सर यहां पर ये दिया हुआ 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3, तो टी तो 0 करने पे 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 3 हो जाएगा, है ना। तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाई की वैल्यू में सर आराम से लिख सकता हूं पाई बाय 3 या 60 डिग्री हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 60 डिग्री बोल सकते हैं। अच्छा, फिर क्या पूछा उसने, उसने बोला टी बराबर 0 पर धारा का मान भी बताइए, टी बराबर 0 पर धारा का मान बताइए, टी बराबर 0 पर धारा, तो टी बराबर 0 पर धारा क्या होगी, टी बराबर 0 पर धारा क्या होगी, हाँ भाई कोई बता सकता है टी बराबर 0 पर धारा क्या आएगी, टी बराबर 0 पर धारा क्या आएगी, तो टी बराबर 0 पर धारा कैसे निकालेंगे हम, बताओ भाई बताओ, टी बराबर 0 पर धारा कैसे निकालेंगे, ये रहा समीकरण, इसमें टी बराबर 0 रख दो, तो ये रही धारा बराबर हो जाएगा सर, ये 0 रखेंगे तो हो जाएगा 4 साइन 0 प्लस पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री होता है सर रूट 3 बटा 2, तो कट कर 2 रूट 3 एम्पियर बचाएगा 2 रूट 3 एम्पियर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 रूट 3 एम्पियर। इसमें जितने पार्ट करें हमने 5 पार्ट, किसी को कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, एकदम आसान सा सवाल था। चलिए, हाँ भाई, कमेंट्स में एक बार हम सब कर देंगे सभी बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। इसी प्रकार से और भी कुछ छोटे छोटे से सवाल करते हैं। सवाल नंबर 2 ये वाला कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल है ना, तो ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, वैसे इस सवाल को आने के चांसेस कम है, लेकिन सेक्शन बी में नीट की एग्जाम में ऐसा सवाल आ सकता है। ठीक है, क्या सवाल में आपको धारा का एक समीकरण दिया गया है। अब इस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको क्या बोला गया, आपको यहां पर एक समीकरण दिया गया, इसमें t बराबर 2 से t बराबर 4 सेकंड तक औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान निकाल के बात आई है। मतलब आपको पूरा सॉल्व करना होगा, आपको पूरा सॉल्व करना होगा। ऐसा समीकरण तो हमने कभी देखा नहीं, तो इसको एक बार मैं सॉल्व करके बता रहा हूं आप लोगों को। पहला वाला पार्ट हम निकालेंगे, इसमें आई औसत, आई एवरेज। तो आई एवरेज का फॉर्मूला होता है सर इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन डी टी, इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन डी टी। तो एक बार सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। ये हो जाएगा सर इंटीग्रेशन 2 रूट टी डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन डी टी, इंटीग्रेशन डी टी। और ये होगा 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इंटीग्रेट करके बताओ क्या आंसर आएगा। बेटा पांचवें वाले में t बराबर 0 रखा, t बराबर 0 का तो 100 पाई t जो था वो तो 0 हो गया। अब क्या बचा, साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 में तो साइन 60 डिग्री हो गया। साइन पाई बाय, ये तो 0 हो गया, तो साइन पाई बाय 3 में तो 60 डिग्री होगा, 60 मतलब रूट 3/2 होता है, ये कट गया, तो यहां पे 2 आया, 2 रूट 3 आंसर आ गया। तो कर सकते हैं क्या हम इसे, बिल्कुल सर कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, राय स्टार बेटा, है ना। आपके जो सवाल होते हैं, मैं आपको एक बार वार्निंग दे चुका हूं ऑलरेडी, फिर से दे रहा हूं कि कृपया करके ऐसी बातें पूछे जो मुझे बोलने में, जो मुझे बताने में कम से कम कुछ तो ऐसा लगे कि हाँ ये बच्चे को नहीं समझ में आया होगा। तुम बातें ऐसी पूछते हो 2 + 2 4 कैसे हो गया सर, शिखर मान क्या आ गया सर, है ना। ये सब कुछ पिछली क्लास में बता चुके हैं। तो इसका एक ही समाधान होता है कि या तो आप मुझसे ना पढ़ो, मतलब मैं आपको ना पढ़ाऊं, तो इसका क्या समाधान है कि एक बम गिरा दिया जाए। ठीक है, वैसे भी अभी 2-4 दिन है ना, बच के रहो कि भारत देश की जनता बहुत गुस्से में है, तो कुछ भी हो सकता है। देखो, तो यहां पर होगा 2 रूट टी और यहां पर हो गया डी टी। तो 2 को बाहर रख दो, पहले इंटीग्रेशन कर लेते, फिर लिमिट लगाएंगे आराम से ना। तो यहां पर पहले 2 को बाहर रखेंगे, रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट टी का इंटीग्रेशन होगा, ये होगा टी की पावर 1/2। क्या होगा, टी की पावर 1/2। अब टी की पावर 1/2 जो होगा उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा टी की पावर 1/2 + 1 मतलब 3/2 हो गया, बटे में 3/2। आराम से करो, बाद में हम लिमिट लगा देंगे। बटे में dt का इंटीग्रेशन होगा सर टी। अच्छा, लिमिट कहां से कहां तक, 2 से 4, मतलब एक बार 2 रखना है, एक बार 4 रखना है। अच्छा, ये 3/2 को बाहर ले जाकर एक बार सॉल्व कर लो, है ना। 3/2 को एक बार बाहर ले जाके सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यह हो जाएगा। देखो आसान होता है ना, इसमें दिखने में भले ही खतरनाक दिखे, इसको करना कोई बहुत भयंकर रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। आपको बस वैल्यूज रखते जानी, आंसर आते जाएगा। तो ये 3 ये 2 पलटिका के ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, 4/3 ये हो जाएगा टी की पावर 3/2। अच्छा, बटे में टी है एक और, बटे में एक और टी है, डिवाइड में एक और टी है। ठीक है, क्योंकि देखो लिमिट इस पे भी लगानी है, लिमिट इस पे भी लगानी है ना। तो यहां पर लिमिट लगाओ, कितनी आएगी, ये हो जाएगा सर 4 से 2, ये भी हो जाएगा 2 से 4, मतलब 4 से 2, 2 से 4 एक की बात है। अब इसको सॉल्व कर लो, वैल्यूज रख लो एक बार, तो कितना आ जाएगा, ये यहां पर हो जाएगा सर 4/3। हाँ, ये होगा, यहां पर होगा 4 की घात 3/2 माइनस 2 की घात 3/2 बटे में 4 - 2। 4 - 2 करोगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और इसको सॉल्व कर लो। ये बात देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। यह है 4 की घात 3/2 कितना आएगा, 4 की घात 3/2 कितना आएगा, तो 4 की घात 3/2 होगा, 4 की घात 3 करो पहले,
या 4 का रूट ले लो पहले, जैसी आपकी मर्जी हो, जो आपको करते बने, है ना। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं 4/3 इंटू 4 की घात 3, 4 की घात 3 कितना होगा सर 64, 64 का रूट कर लो तो 8 आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू जो है 8 आएगी। 8 माइनस, अच्छा ये क्या लिखा हुआ 8 का रूट लिखा हुआ है, तो ये रूट 8 लिखा हुआ है, या 2√2 लिखा हुआ है, बटे में 2 आ चुका है, ये कट गया, तो यहां पर बचा 2/3 रूट 8 आप कॉमन ले सकते हो आपको लगे तो, 2√2 लिख लो, जैसी आपकी मर्जी हो, 8 माइनस 2√2 एम्पियर आंसर आएगा। सर इतना गंदा आंसर आया, हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, लेकिन इसको करना कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं, एकदम आसानी से हमने किया। क्या किया, हमारे पास 2√t था, √t को हमने लिख दिया, ये √t है, t की पावर 1/2 का, इसका इंटीग्रेशन करा, t की पावर 3/2 गया, t की पावर 3/2 बटे में 3/2, तो 2 पलटिका के ऊपर चले जाएगा, तो 2 × 2 4 हो गया, ये 3 नीचे ऐसा कैसा गया। अब यहां पर एक बार हम 4 रखेंगे, एक बार हम 2 रखेंगे, एक बार हम 4 रखेंगे, एक बार हम 2 रखेंगे, है ना। तो यहां पर एक बार 4 रखेंगे, तो 4 रखने पर क्या हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो भी 3/2 पावर में तो है ही है सर, बिल्कुल सही बात। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 4 रखा हुआ है, 4 की पावर 3/2, 3/2 कैसा है, t की पावर 1/2 है ये, है ना, t की पावर √2 मतलब 1/2 है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा +1 करेंगे, तो t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, आधे में 1 जोड़ेगा 1.5 आएगा, बस। अब इसको सॉल्व किया, ये आंसर आ गया, है ना। हो सकता है थोड़ा गंदा हो, थोड़ा अजीब हो, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो यही रहेगा। इसी प्रकार से हाँ, अब आरएमएस मान थोड़ा प्यारा आएगा, सुंदर आएगा। क्यों सर सुंदर आएगा, क्योंकि आरएमएस मान जो होगा, आरएमएस मान जो होगा उसमें स्क्वायर करना होता है। तो IRMS क्या होता है, IRMS क्या होता है सर, ये होता है अंडर रूट लगा दो पूरे पर, ओके सर। उसके बाद में क्या करना है, इंटीग्रेशन I² dt अपॉन में इंटीग्रेशन dt कर दो सर। तो देखो यहां पे इसका स्क्वायर करके इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन आसान होगा और आंसर भी बढ़िया आएगा। तो यह कैसा हो जाएगा, यह कैसा आ जाएगा बेटा, 2 की पावर, एक बच्चा पूछ रहा है √8 कैसे आएगा, तो 2 की पावर 3/2 लिखा हुआ है, तो 3/2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 मतलब 8 हो गया, और 8 की घात 1/2 मतलब ये √8 लिख सकता हूं मैं इसे, √8 लिख सकता हूं। चलिए अब यहां पर क्या होगा, ये होगा I का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, ये रहा, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये होगा वर्गमूल में ये हो जाएगा 4t dt का इंटीग्रेशन बटे में dt। देखो ये प्यारा दिख रहा है, हाँ सर ये तो बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, ये तो आसान है। तो यहां पर 4 है जो बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन को रूट के बाहर ले जाके मैं इसे 2 लिख सकता हूं, सीधे सीधे क्या लिख सकता हूं मैं इसे 2, तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 2, इंटीग्रेशन t का इंटीग्रेशन t² बटे में 2 हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट वही 2 से 4, वही 2 से 4 सेकंड में बोला हुआ है, बटे में t, लिमिट कहां से कहां तक 2 से 4, तो कितना हो जाएगा रूट में अंडर रूट। अच्छा यहां करेंगे हम, देखो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 माइनस 4 बचेगा 12, 12 बटे में 2 6, 4 माइनस 2 2 बचा, तो यहां से 3 बचा, 2√3 एम्पियर आंसर आ गया, 2√3 एम्पियर आंसर आ गया। फिर से देख लो, जिसको डर लग रहा है वो भाग जाओ, चले जाओ, जिसको समझना है, जिसको लगता है कि मैं सेक्शन बी के सवाल भी नीट के एग्जाम में निकाल कर आऊं, वो देख लो। बाकी जिसको लगता है कि नहीं मैं बायो पढ़कर नीट निकालूंगा इस बार, अगली बार फिजिक्स पढ़ूंगा, तो वो चले जाओ। बाकी सब यहां पर ध्यान दो, ये क्या होगा t² बटे में 2, तो t² बटे में 2 था बेटा, तो देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे t², तो t² बटे में 2 लिखा हुआ था, और इसमें मैंने वैल्यू रखी 4 से 2, तो एक बार 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बटे में 2, तो कितना आएगा 16 माइनस 4 बटे में 2, तो 16 माइनस 4 मतलब 12 बटे में 2, जिसको मैंने 6 लिख दिया ऊपर। इसके बाद में 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, तो वहां पर मैंने इसकी वैल्यू रखी, आंसर आ गया। क्लियर है मामला। चलिए एक बार जोरों से कमेंट्स में आग लगा दीजिए, सवाल को पूरा 2 बार हमने समझाया आपको।
दो बार ऑलरेडी समझा दिया इस सवाल को। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे कुछ और नई रोमांचकारी बातों की तरफ। चल, हाँ, ये सबसे डिफिकल्ट सवालों में से एक था क्योंकि इसमें गणित था, बाकी तो सारा हमको आता ही है। हाँ, आगे बढ़ते कुछ और मजेदार सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा के लिए 0 से वर्ग माध्य मूल तक धारा परिवर्तन का समय ज्ञात कीजिए। ओए होए 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 होए, क्या कहना चाह रहा है सर? ये क्या बोल रहा है कि 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा के लिए 0 से वर्ग माध्य मूल तक धारा परिवर्तन का समय ज्ञात कीजिए। तो पहले तो यह देखना होगा वर्ग माध्य मूल मान तक जाने में कितना समय लग रहा है। बाहर तो 4 है सुमित बेटे, बाहर तो 4 था लेकिन वो रूट के बाहर चले गया ना, ये 4 गया और रूट के बाहर चले गया तो 2 बना दिया इसको मैंने। रूट के बाहर गया ना वो, तो 2 बन गया वो। ये 2 था, 2 का स्क्वायर हुआ तो 4 आया, फिर वो रूट के बाहर चले गया तो 2 बन गया। देखो, अच्छा सुमित तू किसी और का आंसर दे रहे थे क्या? देखो तो क्या है सवाल में, सवाल में हमें पूछा है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति, ओके ये तो हमें पता है सर। ये बोला 0 से वर्ग माध्य मूल तक जाने में कितना समय लगता है, तो वर्ग माध्य मूल मान तक जाने में समय, अच्छा कैसे पता करेंगे? हमें पता है सर I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। चिंता ना करो, जब आपको एसएचएम में पढ़ा दूंगा तो उसका मैं एक ऐसा गजब का एसपी स्टार सिखाऊंगा आपको कि ये वाला सवाल आप ओरल कर जाओगे, मतलब बिना पेन उठाए आप इस सवाल कर ले जाओगे। लेकिन अभी को हमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, हमें पता करना पड़ेगा IRMS क्या होता है। IRMS होता है सर I नॉट बटा रूट 2। तो हमें यह पता करना है कि देखो क्या होगा, यहां पर ग्राफ बना, यहां पर ग्राफ बना। सवाल वाला पूछना क्या चाह रहा है सर? ये पूछना चाह रहा है कि आपका ये जो ग्राफ बनेगा इसमें 0 से I नॉट बटा रूट 2, मतलब ये IRMS यहां तक कहीं आएगा, ये I नॉट मैक्सिमम माने तो यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, ये समय कितना आएगा, ये समय पूछ रहा है वो हमसे, वो छुटकर सा समय पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, यहां पर हम वैल्यू रखेंगे सर, तो ये I नॉट बटा रूट 2 बराबर होगा I नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा I नॉट साइन नॉट कट गया, ये आया 1 बटा रूट 2 बराबर होगा साइन ओमेगा टी के। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये 1 बटा रूट 2 मतलब π/4, तो π/4 जो है वो ओमेगा टी के बराबर है। π/4 जो है वो ओमेगा टी के बराबर है। हमें क्या निकालना है? टी निकालना है। ओमेगा पता है हमें, 50 हर्ट्ज मतलब 100 पाई ओमेगा आ गया है ना। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई इंटू एफ। आप चाहो तो अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता है तो आप ये वाला ऐसा भी समीकरण याद रख सकते हो, I बराबर I नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी। ये क्या ओमेगा ही है हमारा, ओमेगा ही है हमारा। तो हम चाहे तो यहां से सीधे से लिख सकते हैं सर 2 पाई इंटू 50, ये बराबर होगा ओमेगा के। ठीक है, जो वैल्यू मैं ऑलरेडी पता थी मैंने एक बार निकाल दी आपके लिए, लेकिन हमें पता है यहां पे सर 100 पाई आएगा, तो ये हो जाएगा π/4 बराबर होगा 100 पाई इंटू टी के। पाई से पाई कट गया, ये हो गया टी बटा 400। टी बटा 400 सेकंड लगेंगे, टी बटा 400 सेकंड लगेंगे। टी बटा 400 सेकंड कितने लिख सकते हैं वैसे टी बटा 400 सेकंड को? टी बटा 400 सेकंड में कितना समय हुआ? तो सर इसे हम चाहे तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, है ना। हम इसे मिली सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिली सेकंड मतलब 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं 2.5 मिली सेकंड। अरे सर इतनी जल्दी कैसे कर देते हो आप? यहां मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं 0.0025 सेकंड। कैसे कर दिया मैंने? इसे डिवाइड कर लिया। देखो कैसे कर देता हूं इतनी जल्दी। यहां पर हमारे पास है टी बराबर 1/400 सेकंड। मैं चाहूं तो मिली सेकंड में करने के लिए इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्यों? यूनिट छोटी कर रहा हूं तो नंबर बड़ा करना पड़ेगा। यूनिट छोटी कर रहा हूं तो नंबर बड़ा करना पड़ेगा। तो वही नंबर को मैंने बड़ा करा, यहां पे 1000 कर दिया, यहां पे 1 था तो इसको 1000 कर दिया मैंने। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, लिखा हुआ 10/4। 10/4 या 5/2। 5/2 जो होता है वो 2.5 मिली सेकंड होगा, 2.5 मिली सेकंड होगा। ठीक है,
आई बात समझ में? क्या किया मैंने? एकदम आसान सी बात, आई की वैल्यू मुझे पता है आई नॉट बटा रूट 2 होगी। क्यों? आरएमएस मान के लिए पूछा है, तो आरएमएस मान के लिए आई बटा रूट 2 हो चुका है, तो यहाँ पे आई की जगह आई बटा रूट 2 लिखा, आई नॉट से आई नॉट कट गया। फिर उसके बाद में यह मैंने लिखा इसे, ये होगा सर 1 बटा रूट 2, 1 बटा रूट 2 मतलब पाई बाय 4 के लिए होता है ना, साइन पाई बाय 4 या 45 डिग्री जो होता है वो 1 बटा रूट 2 होता है। तो इसी को मैंने यहाँ पे यूज किया। अब ये हो गया ओमेगा टी के बराबर, ओमेगा की जगह लिखा मैंने 100 पाई, पाई से पाई कट गया, 1 बटा 400 सेकंड मेरे पास आंसर आ गया है ना। कैसे आ गया? ये 100 को मैंने मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए, 1 बटा 400 को मैंने सॉल्व किया। चलो बेटा, शिखर मान मतलब आयाम होता है कि कहां से आया है। शिखर मान नहीं पढ़ाया, बहुत ही बढ़िया। शिखर मान मतलब आयाम, अधिकतम मान। बिल्कुल ही आंगनवाड़ी से उठकर चड्डी पहनकर सीधे नीट की तैयारी। तुम्हें देखकर मुझे एक ही गाना याद आता है ऐसे डाउट पूछने पर। तो पता मोगली कौन था? मोगली, मोगली यू नो वो मोगली, मोगली। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। तो वैसे ही है ना, यहां जंगल तो है नहीं है ना, यहां पर बैच है बहुत सारे, तो हर बैच में पता चला है, तो बैच बैच पता चला है, चड्डी पहन के फूल आया है। देखो तो ये होगा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ई बराबर ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 दिया हुआ है। आई, ई और आई के मध्य कलांतर प्राप्त करना है, ई और आई के मध्य कलांतर प्राप्त करना है, ई और आई के मध्य कलांतर प्राप्त करना है। हाँ बेटा, बहुत ही बढ़िया, आपने बिल्कुल क्रैक कर लिया ये कोड कि मैंने पाई बाय 4 को ओमेगा टी लिखा है। बिल्कुल सही बात। हाँ भाई, सवाल पढ़ो, जवाब बताने की कोशिश करो। 1-2 और सवाल बचे, फिर हमें आगे पढ़ना है। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी और ये दिया हुआ है। अच्छा सर, तो हमें आपने बताया कि कलांतर क्या होता है। सर यहां ओमेगा टी है, यहां ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 है, तो कलांतर जो हो जाएगा, कलांतर जो हो जाएगा, कलांतर, अच्छा कलांतर को डेल्टा फाई भी बोल देते, डेल्टा फाई डेल्टा थीटा बात बराबरी है ना। वैसे हमने शायद डेल्टा थीटा लिखा हुआ था पीछे, उसे आप डेल्टा फाई भी बोल सकते हो। हाँ, ये इसे हम डेल्टा फाई भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि इसमें फाई और इसका फाई माइनस कर लो, वही कलांतर होगा बेसिकली। ओमेगा टी तो दोनों में होगा। कहां गया? हाँ, तो इसमें कलांतर क्या हो जाएगा, इसमें ओमेगा टी इसमें ओमेगा टी, तो कलांतर आ गया पाई बाय 3। ये आंसर नहीं होगा। हाँ, 60 डिग्री पाई बाय 3 गलत जवाब। क्यों सर, क्यों गलत जवाब है? क्योंकि यहां पर यह साइन है, ये कॉस है। वो तो ठीक है भाई, ये तो माइनस करना है तुम्हें, ये तो माइनस करना है तुम्हें, लेकिन माइनस करने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगा लो। क्यों? क्योंकि एक साइन है, कॉस एक ऑलरेडी पाई बाय 2 आगे है, एक ऑलरेडी पाई बाय 2 आगे है, एक ऑलरेडी पाई बाय 2 आगे है, और वो फिर पाई बाय 3 भी आगे है। पाई बाय 2 आगे मतलब क्या होता है? साइन और कॉस, मैंने आपको बताया कि ना क्या कि कॉस जो है वो साइन से ऑलरेडी पाई बाय 2 आगे है। क्यों? क्योंकि कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा जो होता है वो हमारा साइन थीटा होता है ना। अच्छा सॉरी, उल्टा लिखना चाहिए मैं, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा जो होगा वो हमारे लिए कॉस थीटा होगा ना, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में कॉस जो होता है वो पॉजिटिव, ये साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब जहां पे मेरे पास कॉस थीटा लिखा हुआ है उसकी जगह मैं लिख सकता हूं पाई बाय 2 प्लस थीटा, है ना। वैसे अभी हम जो अग्रगामी पश्चगामी पढ़ने वाले हैं उसमें ये बात रट जाएगी आपको कि ये तो सर चुटकियों का खेल है मेरे लिए। क्या कि सर यहां पर ये जो लिखा हुआ है ई बराबर ई नॉट कॉस, तो कॉस की जगह मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाय 2
प्लस थीटा, और थीटा की जगह क्या है मेरे पास ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 करोगे 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। तो ये जगह साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाय 6। अच्छा जी, ओके। तो ये 5 पाई बाय 6 अब मेरे लिए कलांतर होगा, क्योंकि इसमें भी साइन है इसमें भी साइन है, बराबरी वाली बात हो चुकी है। ये ओमेगा टी, तो डेल्टा पाई जो आएगा मेरे लिए वो 5 पाई बाय 6 आएगा। कृति मीना ने सबसे पहले सही जवाब दिया था, ये मेरा सही जवाब होगा 5 पाई बाय 6। ठीक है। कविता बिटिया चिंता ना करो, आपका जो बैकलॉग हो गया वाले चैप्टर से जाकर कवर करो, और ये वाले चैप्टर के बाद में मैं अगला जो चैप्टर शुरू करूंगा वो आपको 100 से बढ़िया तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आपके जितने भी 1-2 चैप्टर छूटे हुए हैं वह आप लोग एक बार, या जिसका भी बैकलॉग हुआ है, तो कविता जैसे अगर और भी बच्चे हैं तो आपके पास अभी भी समय है, बहुत समय, चिंता ना करो, डरो मत, है ना। आपका जितना भी पीछे का छूटा हुआ है उसमें एक क्लास एक्स्ट्रा देखते जाओ, हो जाएगा कवर। और जिनके भी बोर्ड एग्जाम्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि बोर्ड के लिए पढ़ना शुरू करना ही है अब सभी को। चलो ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और लास्ट सवाल रह गया। हाँ, ये वाला जो सवाल है ये एक्चुअल में जो करा हुआ है उसी पर, अच्छा एक लास्ट नहीं है, इसके बाद में एक और है, हाँ 2 और है। ये छोटे छोटे सवाल है, क्यों? क्योंकि ये जो अभी हमने करा ना, बस उसी सवाल को दूसरे रूप में लिखा हुआ है। कौन सा वाला सवाल किया हमने? इसे क्वेश्चन नंबर 1 बोल देते, इसे क्वेश्चन नंबर 2 बोल देते, उसे 2 1, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे 3 बोल देते। ये वाला जो सवाल था हमारा, ये वाला जो सवाल था, इसी सवाल को बोलने का दूसरा रूप जो है वो ये वाला सवाल है। 3 4 5वां सवाल। सवाल में बोला ई और आई के मध्य कलांतर पाई बाय 4 है, 50 हर्ट्ज समय अंतराल है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति है, तो समय अंतराल ज्ञात कीजिए। करना वही है एग्जैक्टली, है ना। बल्कि ये मतलब उससे बहुत आसान सवाल है। क्या? हमें सीधे सीधे कलांतर दिया हुआ, तो कलांतर कितना दिया हुआ है? पाई बाय 4 दिया हुआ है। अब कलांतर क्या होगा यार? कलांतर से हमें समय अंतराल ज्ञात करना है, कलांतर से हमें समय अंतराल ज्ञात करना है। तो समय अंतराल तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? तो सर मैं कलांतर को चाहूं तो, अच्छा ये भी तो देखो कोण ही है बेसिकली, ये भी क्या है? कोण ही है सर, एक कोण है। तो इसे भी मैं ओमेगा टी लिख सकता हूं। अरे सर आप कैसे, अभी तो बोले ओमेगा टी और कुछ होता है। हाँ, लेकिन एक्चुअल में अगर मेरे पास कोण दिया हो, कोई भी कोण दिया हो, उससे मुझे टी निकालना, तो क्या करूंगा? कोण के मध्य संबंध होता है ओमेगा टी के बराबर होता है। फिर से कहानी वही है, सिर्फ 2 पाई बाय एफ लिख दो इंटू टी बराबर होगा पाई बाय 4 के। तो यहां से पाई कट गया, एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज दी हुई है, तो यह टी की वैल्यू हो जाएगी 1/400 सेकेंड, 2.5 मिली सेकेंड। यहां भी वही था, इसमें बोला कि 0 से √2 I/√2 जाने में कितना समय लगेगा? तो I/√2 जाने में समय लगा, मतलब कि जो कलांतर बनेगा वो पाई बाय 4 का बनेगा। मतलब जो कला आगे बढ़ जाएगी या कोण आगे बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनो, मेरे सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि कला आगे बढ़ गई, मतलब नया कोण जो आ गया वो कितना आ गया? पाई बाय 4 आ गया। तो जब पाई बाय 4 कोण हुआ तो समय जो होगा वो 2.5 मिली सेकेंड होगा। ठीक है, बस वही बात एग्जैक्टली इसी सवाल में 4 स्टेप कम करके बोली है हमें। चलो 2 और सवाल बच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। हमें एक समीकरण दिया गया है। अच्छा, आवृत्ति और वर्ग माध्य मूल मान बताना है आपको। देखते हैं कौन बता पाता है। आवृत्ति और वर्ग माध्य मूल मान बताना है। अब ये आप लोग खुद करेंगे, स्वयं आप लोगों को करना है ये सवाल। बेटा बोर्ड का कवर करते करते ये कवर क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, अगर आप लोग, मैं बोल रहा हूं वैसे आपको 100% बोर्ड पे फोकस कर लेना चाहिए। अब साथ ही साथ, अब अगर आप लोग बोर्ड का कर रहे हैं तो बोर्ड के लिए 1-1.5 घंटा स्पेसिफाई कर दो कि हाँ मेरे को दिन का 1-1.5 घंटा अलग से बोर्ड का पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, 11th के चैप्टर्स पे अब कम कंसंट्रेट करो, जो बोर्ड वाले बच्चे उनके लिए बोल रहा हूं मैं।
और 12 के कंसेप्ट और चैप्टर पे ज्यादा फोकस करो। दूसरी बात कि जब आपको ये क्वेश्चंस करवाए जा रहे तो इनका जो थ्योरी है ना, तो वो बोर्ड लेवल का साथ साथ में पढ़ते जाओ, है ना। बोर्ड में आपको क्या होगा, बोर्ड में 3 बेसिक चीजें हैं, बोर्ड में 3 बेसिक चीजें आएंगी। क्या है, एक आएगा सर आपका डेरिवेशन, एक पूछेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और एक आएंगे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल तो बहुत आसान आते हैं बोर्ड में, है ना, न्यूमेरिकल से तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। डेरिवेशन और थ्योरी पोर्शन है, तो जो चैप्टर्स हमने कर लिए हैं ऑलरेडी या जो भी करते जा रहे, तो उनका थ्योरी तो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ कुछ डेरिवेशन भी मैं आपको बता देता हूं क्लास में, तो इनको कंठस्थ कर लो, इन्हें अच्छे से ध्यान से पढ़ लो, और ये देखते जाओ साथ साथ में जो आपकी प्रीवियस ईयर किताब है, प्रीवियस ईयर किताब होगी आपकी, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, मतलब आपके जो भी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, तो आपके हर एक बोर्ड की एक प्रीवियस ईयर की किताब आती है, वो किताब खरीद लो, नहीं है तो, और उसमें देखते जाओ कि अच्छा इस चैप्टर से क्या क्या पूछा गया है। पहली बात। दूसरी बात क्या होगा कि एकदम से आप जब बोर्ड के लिए पढ़ने लगोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसमें तो अलग ही बिल्कुल, वहां तो बिल्कुल ही अलग लगा था, है ना। इवन मैं अपनी ईमानदारी वाली बात बताता हूं, मैं जब खुद मैं क्लास 12 में था तो मुझे भी बोला गया था कि यार आखिरी के 1-1.5 महीना पढ़ लेना बोर्ड के लिए, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आखिरी के 1-1.5 महीने में जब मैंने बोर्ड का उठाकर देखा तो मैं डर गया था एकदम से कि यार ये बोर्ड में तो पता नहीं क्या क्या पूछे जा रहे हैं मुझसे, मुझे बोर्ड में तो अजीब अजीब बातें पूछी जा रही, और ये सब तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, या ये तो बहुत सारा है, मेरे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा इसको करने में, ऐसा लगेगा। लेकिन अगर एक बार आप उसमें डूब जाओगे, मतलब आप उसको पढ़ना शुरू करोगे, तो अपने आप वो आप मुश्किल से मुश्किल अगर आपने यहां पर अच्छे से ध्यान दिया हो तो हर एक चैप्टर को आप 4 घंटे मैक्स टू मैक्स देने पड़ेंगे। 2 से 4 घंटे अगर आप एक चैप्टर को दोगे तो 100% वो चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, अगर आपने यहाँ पे अच्छे से पढ़ा था, सारी चीजें करी थी तो, है ना। और ये बात आप अपने ही बैच में, आपके साथ में आपके भैया दीदी बैठे हुए जिन्होंने 2 साल पहले, 1 साल पहले बोर्ड दिया था, जिन्होंने नीट के साथ बोर्ड की तैयारी करी थी, उनसे भी पूछ सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आराम से हो जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है, बस पढ़ते रहो, धैर्य रखो और करते जाओ। चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है V बराबर दिया हुआ है 240 वोल्ट दिया हुआ है सर, अच्छा, साइन 120 t दिया हुआ है, ओके। हमें पूछा आवृत्ति और वर्ग माध्य मूल मान, तो ये तो सर हमें शिखर मान दिया गया, तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा वो निकाल लेते हैं, ज्यादा आसान होता है। तो वी आर एम एस क्या हो जाएगा, वी आर एम एस हो जाएगा सर V0 बटा √2, ये हो जाएगा 240 बटा √2 हो जाएगा, 240 बटा √2। तो सर क्या आंसर आएगा बताओ आपके हिसाब से। देखो इसको करने का क्या तरीका होता है, क्या सॉल्व करेंगे, नहीं। क्या 240 हो सकता है, नहीं। 120 हो सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास में 240 बटे में 2 करता तो 120 आता, लेकिन मेरे को √2 करना है। √2 एक छोटा नंबर होता है 2 से, ये तो 1.4 के करीब, तो मतलब कि 120 से तो बड़ा आंसर आना चाहिए, मतलब 170 मेरे पास ऑप्शन में है, ये दोनों में से एक आंसर है। अच्छा, अगली बात आवृत्ति पूछिए, तो ओमेगा मुझे दिया गया है 120, घबराने वाली बात नहीं है कोई भी। अच्छा, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई इंटू एफ होता है सर, ये हो गया 120 के बराबर, ओके। तो यहां पर जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 120 बटे में 2 पाई, ये कट गया, ये हो गया 60 बटे में पाई। अब 60 बटे में पाई, 60 बटे में 3 करोगे तो कितना आएगा, 20 के करीब आएगा, मतलब उससे थोड़ा सा छोटा आंसर होना चाहिए। तीसरा सही जवाब आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है 60/3.14, तो 60/3 कर दूं, अगर मैं 60/3 करूंगा तो 20 आएगा, 3.1 करूंगा तो 20 से थोड़ा सा कम आएगा, तो वह 19 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ देखो ये यहां पर कुछ बच्चे हैं ना, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। एक बच्चा बोला सर मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा कभी भी, और आखिरी के 3 महीने पढ़ा था तो भी 72% आए हैं। चलिए आगे बढ़ते आखिरी सवाल की तरफ। हाँ ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, मजेदार सवाल। देखो क्वेश्चन में बोला गया है, आपको एक समीकरण दिया गया है। अब ये जो समीकरण दिया, बोला कि किसी परिपथ में एसी धारा तथा डीसी धारा एक साथ प्रवाहित की जाए तथा धारा का ताक्षणिक मान संबंध दिया गया। सर ऐसे कैसे दोनों भेज दी, तुझे क्या करना, जा रही है दोनों, जाने दे,
अब इसमें धारा क्या होगी, धारा दी गई है सर 3 + 6 sin ओमेगा टी। अब हमें इसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे सर? मैंने पढ़ा था और 73% बने थे, बहुत ही बढ़िया। मैंने एक दिन पढ़ा था और 80% बने। बस बस बेटा बस, कंट्रोल करो अपनी भावनाओं पे। ये कैसे करेंगे? तो देखो, ये AC प्लस DC का मिक्सचर है, तो इसमें आपका जो मेन तरीका होता है, सही तरीका जो होता है वो क्या होता है, IRMS √इंटीग्रेशन 3 + 6 sin ओमेगा टी का स्क्वायर dt बटे में इंटीग्रेशन dt। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके आंसर आएगा। लेकिन सर ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं अगर साइन ओमेगा टी का स्क्वायर करके इंटीग्रेशन करूंगा सर, मेरे तो ऊपर तोते उड़ जाएंगे सर, और सर जब सारे तोते उड़ जाएंगे मेरे, तो सर मेरे तो मुश्किल बढ़ जाएगी जिंदगी में, बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी जिंदगी में। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, इसके लिए मैं आपको सीधे सीधे SP स्टार ही बता देता हूं कि अगर आपके पास AC प्लस DC हो जाए, ध्यान समझना, AC प्लस DC हो जाए, देख यहां देखो, यहां पर यह है एक AC, यह है AC प्लस AC। तो AC प्लस AC में आपको करना आ गया था, आपके पास साइन था, कॉस था, आपने कर लिया। लेकिन AC प्लस DC होगा तो कैसे करेंगे? AC प्लस DC होगा तो कैसे करेंगे? आप लोग चाहो तो मैं यहां पे इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं, है ना। यहां पर जगह बची क्या रहे, देखो बता लेते जगह। इसी टेबल को मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, और अगर मान के चलो आपके पास AC प्लस DC हो जाए, तब क्या करना है? अरे बाबा, बहुत ही लंबी लाइन है ये तो इसके लिए आप जो मैं आपको बता रहा हूं वो सीधे सीधे ध्यान रख सकते हो बिना किसी समस्या के। तो AC प्लस DC हो जाएगा, तो उसमें क्या क्या वैल्यू आएगी वो एक बार हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो भाई, अगर आपको औसत मान प्राप्त करना है ना, वैसे औसत मान वगैरह AC प्लस DC में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन औसत मान अगर देखे तो औसत मान क्या आ जाएगा सर? औसत मान जो होगा, देखो यार, AC का औसत तो 0 होगा, AC का औसत तो 0 होगा। AC प्लस DC में अगर मैं AC का औसत देखूंगा, AC का औसत तो 0 आएगा सर, क्योंकि AC का औसत तो 0 होता है सर, बिल्कुल सही बात है। ओके ओके ओके, ऐसा बना दिया कि किसी को पता ही ना चले, ये नया बना है। चल, तो AC प्लस DC हो जाए, मतलब कि मैं यहां पर देखो I4 बराबर हो जाए, I4 बराबर हो जाए इसमें लिख देता हूं I0 प्लस, क्या लिखूं यार, में से I5 लिख दूं क्या? में से AB कर देते यार, AB कर देते हैं ना, थोड़ा सा अजीब रहेगा, लेकिन अब क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं इसमें भी I0 चाहता हूं, मतलब अलग अलग पद परिभाषित करना चाहता हूं मैं, तो उसमें लिख रहा हूं मैं A प्लस B साइन ओमेगा टी हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, मतलब A प्लस B हो जाए, A प्लस B हो जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे यहां पर? देखो, तो औसत मान तो A के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इसका औसत तो 0 हो गया, इसका A का औसत A ही होगा। शिखर मान मतलब अधिकतम मान, तो अधिकतम मान क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है अधिकतम मान क्या आएगा? सर यहां पर इसका देखो, साइन का अधिकतम मान तो 1 होता है, साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान 1 होता है, A का अधिकतम मान A ही होगा, B का अधिकतम मान B ही होगा, तो A प्लस B हो जाएगा। दोनों बराबर होंगे तो आप आराम से इसे डबल कर सकते हो। अब अगली चुनौती भरी बात है, वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। तो वर्ग माध्य मूल मान जो मैंने आपको पूरा पीछे बताया है, उसको लेकर सॉल्व करना होता है,
उसको लेकर सॉल्व करना होता है। और इसमें आएगा अंडर रूट डीसी का वीआरएमएस का स्क्वायर, डीसी का वीआरएमएस का स्क्वायर प्लस एसी का आरएमएस या वीआरएमएस का स्क्वायर। मतलब दोनों के वीआरएमएस निकालो। देखो डीसी का वीआरएमएस वही होगा जो ऑलरेडी है, मतलब इसका वीआरएमएस यही होगा। इसका वीआरएमएस आपको पता है कितना होगा, I0 बटा √2 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं, कितना बनेगा यहां पर ये जो होगा, तो सर डीसी क्या है, डीसी तो है मेरे पास, डीसी तो I0 है, तो जगह अंडर रूट, अच्छा I0 नहीं मैंने से ए बोला, तो ए का स्क्वायर प्लस बी बाय √2 का स्क्वायर मेरा आंसर बचेगा, बी बाय √2 का स्क्वायर मेरा आंसर बचेगा, याद रखना है। और ये तो ओमेगा ओमेगा ही होगा, कोणीय आवृत्ति तो ओमेगा ही होगी। कैसे किया ये मैंने, कैसे किया मैंने, ये करने के लिए मैंने जो पूरी तरकीब बताई आपको, मैंने पूरा सॉल्व किया। क्या सॉल्व किया मैंने, ये मैंने सॉल्व किया अंडर रूट, मतलब अंडर रूट में आई इंटीग्रेशन आई स्क्वायर dt अपॉन में इंटीग्रेशन dt, और इस पूरे को सॉल्व करके हमेशा यही आंसर आया। क्या आंसर आया, इसको सॉल्व करके IRMS का जो मान आया, IRMS का मान आया वो आएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 6 बाय √2 का स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। एक बार जरा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, जरा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है ना। और ये SP स्टार ध्यान रखना भाई, क्योंकि ये तुम्हें ऐसा लग सकता है कि अरे सर ये तो बहुत आसानी से आ गया, नहीं, ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा आपको, और जहां भी इसका सॉल्यूशन देखोगे ये ऐसा ही सॉल्व करा हुआ है पूरा, है ना। ये जेई का सवाल है, पहली बात तो ये भी, ये नीट में कभी नहीं आया, ये सब जेई का सवाल है। तो एक जेई का सवाल करना तो बनता ही है हमारा, इतनी मेहनत करने के बाद में, तो ये हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये, क्या आ रहा है आंसर, कैसे करेंगे इसे, तो सर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ओके, ये 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 बटे में 2, तो ये सर 12 ही आएगा, नहीं सर, ये कितना हो जाएगा, ये यहां पर है, सही आ रहा है ना, 36 बटे में 2, ठीक, ओके। तो ये 18 बटे में 18 प्लस 9 करेंगे तो हो जाएगा √27 27, या 3√3 एम्पियर लिख सकते हैं वैसे, 3√3 एम्पियर इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी सही जवाब होगा। क्लियर है कहानी, 3√3 इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब इसके बाद में लिख लिया है सभी ने, इतना यहां तक पहुंच गए। अब हमें आगे बढ़ना है और हमें एक और कंसेप्ट डिस्कस करना है, एक और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में हम परिपथ की तरफ जा पाएंगे। पश्चगामी और अग्रगामी संकल्पना या कंसेप्ट क्या होता है, लैगिंग एंड लीडिंग ना, क्या होता है ये समझना होगा। अच्छा, √2 कैसा है बेटा, आरएमएस मान, मेरे को एसी का भी आरएमएस मान लिखना है और डीसी का भी आरएमएस मान लिखना है। तो डीसी का अधिकतम मान, डीसी क्या बदल नहीं रहा, जो बदल नहीं रहा उसका अधिकतम मान, उसका आरएमएस मान सब कुछ सेम होगा, लेकिन एसी बदल रहा है, तो एसी का आरएमएस मान क्या होगा, आरएमएस मान अगर मेरे पास 20 sin ω t है तो उसका आरएमएस मान क्या होगा, b बाय √2 होगा, इसलिए √2 लिखा नीचे। चलो, तो अग्रगामी और पश्चगामी क्या होता है। अच्छा, इससे पहले एक बात बताइए, तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तो बताओ कितने तीतर। तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर। अच्छा, ये सब पिछले साल वाले हैं जो सही बता रहे हैं, है ना, पिछले साल इन सब ने 5 तीतर बोले थे। हाँ, तो बस यही कहानी पढ़नी है हमें कि कितने आगे कितने पीछे,
कौन किसके आगे कौन किसके पीछे। ठीक है, तो अब अगर मैं आसान शब्द में, एकदम आसान शब्दों में इस चीज को बोलना चाहूं तो कैसे बोल सकता हूं। मान के चलो, ये हमने जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा था तब भी देखा था कि अगर यहां पर मुन्नी खड़ी है और यहां चिंटू खड़ा है, तो बताओ कौन आगे कौन पीछे, है ना। तो अग्रगामी पश्चगामी मतलब बस ये पता करना है, पश्चगामी मतलब पीछे, अग्रगामी मतलब आगे। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है ना। कौन आगे कौन पीछे। अच्छा, पार सर ने भी बताया था क्या ये? तो तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, तो कितने तीतर? 3 तीतर होंगे। राइट क्या होगा? 3 तीतर होंगे। चलो, तो अब यहां पर मुन्नी और चिंटू खड़े हुए हैं। अब ये बताओ कौन आगे खड़ा है कौन पीछे खड़ा है। कौन आगे खड़ा है कौन पीछे खड़ा है। अच्छा, जेनेटिक्स में आया था, पिछले साल तो नहीं आया था जेनेटिक्स में। इस साल जेनेटिक्स बदल गया तुम्हारा। 3 कैसे? अरे मेरे प्यारे, 1 तीतर, 2 तीतर, 3 तीतर। अच्छा, अब बोलो तीतर के आगे 2 तीतर, तो इस तीतर के आगे 2 तीतर है। तीतर के पीछे 2 तीतर, तो इस तीतर के पीछे 2 तीतर है। 5 लेने की जरूरत नहीं है, 3 से ही काम चल जाएगा, है ना। बताओ, हाँ, चिंटू और मुन्नी में कौन आगे खड़ा है कौन पीछे खड़ा है। कौन आगे खड़ा है कौन पीछे खड़ा है। क्या बोल रहे हो? आपकी तरफ से देखो तो कहां से देखना है? कौन आगे खड़ा है कौन पीछे खड़ा है। कौन आगे खड़ा है कौन पीछे खड़ा है। हम नहीं बता सकते। हाँ, नहीं बता सकते सर, कैसे बताएंगे? आगे पीछे होता है कि आप कहां से देख रहे हो, कहां से देख रहे हो। ठीक है, तो अगर मान के चलो, इसके लिए एक जीरो डिफाइन करना जरूरी है, एक जीरो डिफाइन करना जरूरी। तो मैंने बोला कि देखो भैया, ये रही मुन्नी के यहां पर आपको खड़ा कर दिया, खुश हो जाओ सब। अच्छा सर, मुन्नी के पास खड़े हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि चिंटू मुन्नी के पीछे है? हाँ सर, ये तो है, ये तो है सर, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। जितना फिजिक्स पढ़ा उससे तो ये समझ में आया हमको कि चिंटू मुन्नी के पीछे है सर। या उल्टा भी बोल सकता हूं मैं, मुन्नी चिंटू के आगे है। मुन्नी चिंटू के आगे है। ठीक है, तो बस यही अग्रगामी और पश्चगामी का मामला होता है। ठीक है, तो यह बस हमें ध्यान रखना है। एक अच्छा सनी आया है, सनी कमेंट कर रहा है, सर चिंटू की टांग में क्या रॉन्ग है, हवा में क्यों खड़ा है। देखो, तो यहां पर क्या ये छोटी सी बात समझ में आती है? बस यही बात हमें धारा और विभव के लिए लिखना सीखना है। धारा और विभव के लिए लिखना सीखना है। यदि मान के चलो मेरे पास कल को समीकरण दिया हुआ है v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, और मैं बोल रहा हूं कि I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है, तो इसका मतलब क्या है कि सर विभव आगे है धारा से, विभव आगे है धारा से। ठीक है, तो ये v और I से, v I से आगे है या I v से पीछे है, दोनों एक ही बात है। बिल्कुल सही बात सर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमें I, अगर मैं लिख रहा हूं v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, तो I क्या लिखूंगा? I भी लिखूंगा I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अगर मैंने लिख दिया I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी है, तो v लिखना पड़ेगा v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्यों? क्योंकि वो तो आगे है सर, वो तो क्या है? आगे है। ठीक है, तो यहां पर
यहां पर हम इस तरीके से ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा उल्टा बोलू तो मैं, उल्टा बोलू तो अगर मैंने बोला कि यहां पर आई आगे है वी से, आई आगे है, चिंता मत करो, ये लिखो मत, ये पीछे लिखा हुआ है आपके लिए ना, आई आगे है, तो मैं लिख रहा हूं कि v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो आई का समीकरण क्या होगा बताओ सर, आई आगे है, हाँ, तो हम लिखेंगे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या अगर मान के चलो मैंने लिख दिया कि नहीं 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 मेरे को आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखना है, तो v क्या होगा, तो v में अब लिखना पड़ेगा सर v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे i को आगे रखना है, अल्टीमेटली i, इसमें भी आई आगे, इसमें भी आई आगे, इसमें भी आई आगे, इसमें भी, मतलब इसमें भी आई आगे, इसमें v आगे था, v आगे था। क्या समीकरण से देखो, आगे पीछे देखना, हमें तीन चीजों देखना पड़ेगा, एक ग्राफ से, एक समीकरण से, कला आरेख से। तो क्या समीकरण से सब देख सकते हैं कि कौन आगे कौन पीछे, विभव आगे और धारा पीछे, तो कैसे बताएंगे सर? हाँ सर, इसमें अगर इसको देखो मैं तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि धारा पीछे, इसको देखो तो भी दिखाई दे रहा है धारा पीछे, विभव आगे, इसमें देखो तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है सर, इन दोनों को मिलाकर आगे पीछे देखने के लिए दो लोगों को देखना पड़ेगा ना, ये ऐसे दिमाग मत लगा लेना कि सर v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो v आगे होगा। अभी नहीं, दो चीजों को देख के कंपेयर करके बोलेगा ना कौन आगे कौन पीछे। तो इसको देखा सर तो मुझे दिख रहा है अच्छा प्लस वाई है, मतलब धारा आगे है। इसको देखा तो लगा मुझे अच्छा माइनस वाई, मतलब कि धारा आगे, मतलब विभव पीछे। ठीक है, पहला तरीका था ये देखने, अच्छा सा बेटा दिया लिखा नहीं, रुक जाओ, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके लिए, ये लिखा हुआ है ना, देख लो ध्यान से, ग्राफ मत देखो, पहले ऊपर वाली चीज देखो, 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 ऊपर 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 ऊपर, ये देखो, ये समझ में आ गया आगे पीछे। अब यही चीज ग्राफ देख के समझना है हमें कि कौन आगे कौन पीछे, ग्राफ देख के समझना है कि कौन आगे कौन पीछे। ठीक है, तो देखो अब अगर मेरे पास एक ग्राफ है तो एक ही ग्राफ के अंदर साइन और कॉस दोनों बने हुए होंगे, है ना। जैसे देखो पहला वाला ग्राफ क्या है, ये रहा, इसमें मेरे पास ये जो बोल्ड लाइन है, मतलब जो डॉट डॉट नहीं है वो धारा दी गई, नहीं सॉरी वो विभव दिया गया, और जो डॉट 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 जो वो धारा दी गई। ठीक है, अब ग्राफ तो कैसे भी बन सकते हैं यार, ऐसा बन सकता है, लो एक ग्राफ जो बना वो अच्छा देखो अब एक और बात समझो, जरूरी नहीं ग्राफ हमेशा ऐसे ही शुरू हो, जरूरी नहीं ऐसा ग्राफ शुरू हो सकता है ग्राफ, वो ग्राफ का मन है उसको यहां से शुरू होना था, ये हो सकता है कि सर वो यहां से ऐसा शुरू हो सकता है कि वो यहां से शुरू हो जाए, हो सकता है कि वो यहां से शुरू हो रहा हो सकता है कि वो यहां से ऐसा शुरू हो, उसकी इच्छा। ये कैसे पता चलेगा सर? अभी बता ना, प्रारंभिक कला t बराबर 0 पे कोण क्या है, ये एक्चुअल में ग्राफ में समझ में आएगा हमें, ये ग्राफ में समझ में आएगा। ठीक है, कि अगर मान के चलो मैंने यहां पे बोला, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, मैंने बोला यहां पर कि यह है साइन ओमेगा टी का ग्राफ। देखो अभी v और i को गोली मार दो, v और i को गोली मार दो, v और i को गोली मार दो गोली, हाँ सर मार दी गोली। अब यहां पर मैंने एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ ऐसा बनाया, ये किसका ग्राफ है? साइन का ग्राफ है सर। अच्छा, अब अगर मैंने इसमें लिखा कि ये किसका ग्राफ, तो आप बोलोगे सर ये साइन ओमेगा टी या साइन थीटा, एकदम आसान बात, साइन थीटा लिख दिया मैंने सर। अच्छा, अब अगला ग्राफ जो है वो ऐसा बना हुआ है, यहां से शुरू किया और ऐसा बना दिया। तो क्या समझ में आया कि इन दोनों में से कौन आगे कौन पीछे, ये पता करना है हमें बेसिकली, कौन आगे कौन पीछे। तो सर कैसे पता करेंगे कौन आगे आगे? तो देखो इस पता करने के दो तरीके, जो पहले शुरू होगा वो आगे है, जो पहले शुरू हुआ वो आगे है, या जिसका शिखर मान पहले आया वो आगे है, जिसका मैक्सिमम मान पहले आया वो आगे है। अरे बोलो, अगर यहां पर कौन पहले शुरू हुआ, पीले और सफेद में से कौन पहले शुरू हुआ? सब पीले वाला यहां से शुरू हुआ,
और सफेद वाला पीछे से शुरू हुआ है। तो ये हमें साफ दिखा रहा है कि पीले वाला जल्दी शुरू हो गया, तो पीले वाला आगे है, पीले वाला आगे है। ठीक है। या दूसरी बात ऐसा सोच सकते हो, दूसरी बात ऐसा सोच सकते हो कि सर शिखर मान किसका कब आ रहा है, तो सर पीले वाले का शिखर मान पहले आ गया, सफेद वाले का बाद में आया अधिकतम मान। मतलब कि सर सफेद वाला पीछे है पीले वाले से। अगर मान के चलो यहां पर ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बना दिया, ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बना दिया, अब बताओ क्या हो रहा है। तो सर ये जो तीसरा वाला ग्राफ बना है वो दोनों से ही पीछे, क्योंकि उसका शिखर मान सर बाद में आ रहा है, बाद में आ रहा है। या ऐसा समझ सकते कि शुरू कहां से हो रहा है, शुरू कहां से हो रहा है, तो सर ये वाला ग्राफ तो शुरू यहां से हो रहा है ना, इसका जीरो वैल्यू कहां पे, यहां पे। पहले वाले की जीरो, सफेद वाला तो जीरो पे जीरो था, फिर पीला वाला सर जल्दी शुरू हो गया। सर भाई ये दूसरा कलर जो आपने बनाया कौन सा कलर है भाई, ये पता नहीं, अजीब कलर है। तो ये जो कलर है, हाँ लड़कियों बताओ कौन सा रंग है ये, कौन सा रंग है ये। तो ये पीछे से शुरू हुआ सर, इसके पीछे शुरू हुआ, तो ये हम बोल सकते कि एकदम पीछे है। क्या सभी साइन के ग्राफ है, हाँ सभी साइन के ग्राफ है, सभी साइन के ग्राफ है। अब स्काई ब्लू नहीं, वो तुम लोगों को दिख रहा होगा स्काई ब्लू, ये मतलब हल्का सा ग्रे टाइप में कुछ कलर है, आसमानी कलर नहीं है। आसान रंग का नाम मत बताओ, इतने रंग के नाम मुझे भी आते हैं। फिरोजी कलर, हाँ फिरोजी कलर, बिल्कुल फिरोजी कलर जैसा दिख रहा है। ये ओशन ब्लू नहीं है, ये पिंक कौन बोला, हाँ ग्रे में ऐसा मान सकता है, अभी ग्रे भी नहीं है एक्चुअल में, ये ग्रे में थोड़ा ब्लूइश टच का कलर है, लाइट ब्लू भी नहीं। वो आपके फोन में आपको ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा अलग रंग है, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर ये इनमें ये ऐसा भी समझ सकते शिखर मान, तो सर शिखर मान पीले वाले का सबसे ज्यादा आ गया, सफेद वाले के बाद में आया, और ये अजनबी कलर का ये जो कलर है ये अंगड़ू पंगड़ू कलर का बाद में आया, तो सर अंगड़ू पंगड़ू कलर बाद में आया, तो इसका ये सबसे पीछे, पीला सबसे आगे, सफेद उसके बाद में, अंगड़ू पंगड़ू सबसे पीछे है। ठीक है, तो ऐसे हम देख सकते हैं आगे और पीछे। वैसे ही बात यहां पर भी है, देखो इसमें सर ये डार्क लाइन जो है वहां पर यह सर यह जो रंग है, यह जो रंग है, या ये जो सफेद व्हाइट वाला जो लाइन दिख रही है वो साइन ओमेगा टी। अब हमें बताना है कि धारा पीछे है, इससे धारा पीछे, तो सर धारा का मान अधिकतम मान बाद में आया। देखो ये यहां से शुरू हो रही है, ये यहां से शुरू हो रही है, यहां से शुरू, पीछे से शुरू हो रही है, या बोल सकते हैं सर कि यहां पर अधिकतम मान भी बाद में है, तो इसलिए हमने ओमेगा टी -5 कर दिया। ठीक है, ओके। अब इसी प्रकार से इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहां पर V तो दिया हुआ है सर, लेकिन धारा आगे है, तो ये V तो हमने फिर भी वहीं रखा हुआ है। देखो V को हम हमेशा ज्यादातर क्या जीरो से शुरू कर देते, तो उसके सापेक्ष धारा को आगे पीछे कर लेते, उसके सापेक्ष धारा को आगे पीछे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये धारा जो है सर, ये धारा जो है वो आगे निकल गई, क्योंकि इसका अधिकतम मान यही है, क्या इसका अधिकतम मान यहां पर है। या ऐसा समझ सकते हैं कि धारा जो है सर वो पहले से शुरू हो रही है। तो ये ग्राफ में हम देख सकते हैं कौन आगे कौन पीछे, है ना। यहां पर ग्राफ में हम देख सकते हैं कौन आगे कौन पीछे। क्लियर है मामला, इतना सबको समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट बात, अच्छा चलो अगर आपको ये समझ में आया तो मुझे अब ये बात बताओ कि आज तक हम जो पढ़ रहे थे उसको क्या आप ग्राफ की मदद से और ज्यादा आसानी से बता पाओगे। ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है सर, ये तो साइन का ग्राफ है। ठीक है, ओके। ये वाला ग्राफ किसका है, पिंक रंग से बना देते हैं, ये वाला ग्राफ। पिंक वाला ग्राफ किसका है,
कॉस का है सर, बिल्कुल सही बात। तो अब देखो, ये है मजा, ये ग्राफ से चीजों को समझने का, कला आरेख से चीजों को समझने का। अब वो रटते आ रहे थे π/2 प्लस π/2 माइनस, अब तुम्हें साफ खुली आंखों से दिख रहा है कि कौन आगे है, कौन आगे है, कौन आगे है। सर कॉस आगे होता है, कॉस आगे होता है। और अगर कॉस आगे होता है, कॉस आगे होता है तो कितना आगे है सर, कितना आगे है सर? यहां पर ये दूरी जो है वो π/2 है, ये π/2 है ना, ये 0 हो गया, π/2 हो गया। तो सर π/2 पहले ही इसका अधिकतम मान आ जाता है हर बार। देखो ये यहां पर भी, ये यहां पर आ गया, ये π/2 पहले ही इसका अधिकतम मान आ गया। या ऐसा भी बोल सकते हो कि सर ये जो पिंकी पिंकी कॉस ग्राफ, पिंकी पिंकी कॉस ग्राफ π/2 पहले शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि अच्छा सर साइन और कॉस के ग्राफ में, साइन और कॉस के ग्राफ में क्या होता है, कॉस π/2 आगे होता है, कॉस π/2 आगे होता है। मतलब कि आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपने अभी जो क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन किया था? आपने यहां पर वो जो कलांतर वाला क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे? सर साइन है, ये कॉस है, कॉस ऑलरेडी π/2 आ गया साइन से, और ये π/3 और हो गया, तो π/2 प्लस π/3 आंसर आ गया। आया समझ में? π/2 प्लस π/3 आंसर आ गया। क्लियर है मामला? क्या सभी को ये बात बहुत ही बढ़िया रूप से चमकती है? अरे बोल प्यारे। हाँ, जो जिसका अधिकतम मान पहले आ जाएगा वो आगे होगा। अच्छा, अब एक और बात पढ़ते हैं हम, जिसको हम कहते हैं कला आरेख के बाद में फेजर, 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 है ना। अच्छा, ये इसे हम लोग इसे हम फेजर डायग्राम या इसे कला आरेख भी बोलते हैं, है ना। कला आरेख के बाद नहीं, ये एक्चुअली कला आरेख ही होगा। फेजर डायग्राम, फेजर ब्रैकेट में लिख दो, फेजर। सर ये इतनी मजदूरी चल क्यों रही है आखिरकार, ये बताओ आप, तो बता दो सर आप। मतलब सर 2 क्लास खत्म हो गई, अब तो अता माधी सटकली हो गया। आपने बोला था 5 क्लास का चैप्टर है, आप तो बोले थे तो 4 में भी खत्म हो सकता है, 4 से 5 क्लास में। और सर ये दूसरी क्लास भी खत्म हो गई और अभी भी हम ABCD पढ़े जा रही है इसकी। हाँ, एक्चुअली बात ये इसकी ABCD पढ़ने में इतनी देर इसलिए लग रही है क्योंकि हमने क्लास 11th में SHM नहीं पढ़ रखा है अभी। क्लास 11th में SHM पढ़ा होता तो ये सारी बात पढ़ना नहीं पड़ती, हम दूसरी क्लास में ही आगे बढ़ जाते। मतलब दूसरी क्लास में हम इसके मेन समीकरण या जो मेन इक्वेशन वगैरह बनानी है या जो मेन हमारे पास परिपथ है वो हल करना सीख जाते हैं, वो हल कर लेते हैं। लेकिन अभी हमें पढ़ना पड़ा, चिंता न करो, उसको मिलाकर भी 4 से 5 क्लास ही लगेगी हमें। ठीक है, एक क्लास भले एक्स्ट्रा क्वेश्चन की रख लेंगे तो 5वीं क्लास को कर लेंगे। बाकी ये समझने के बाद में 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पूरा AC समझ में आ जाएगा। लेकिन वो सब समझने के लिए ये हमें समझना जरूरी है। देखो कि देखो करना यही है, करना यही है। अभी हम ये देखेंगे कि प्रतिरोध में क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि सर हमारे पास L या हमारे पास C लगा हुआ है, मतलब संधारित्र और प्रेरक लगा हुआ, तो उसमें क्या होता है। उसमें बस ये देखना है कि विभव आगे, धारा पीछे, धारा आगे, विभव पीछे, π/2 आगे, π/2 पीछे। डायग्राम कैसे बनेंगे, ग्राफ कैसे बनेंगे, कला आरेख कैसे बनेगा, फेजर कैसे बनेगा, मतलब खत्म, बस। तब फेजर होता क्या है, फेजर होता क्या है, देखो। फिर से बोल रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं इसको समझाने में। फिर से ध्यान रखना, ये एग्जैक्ट SHM में काम आएगा आपको। देखो फेजर क्या होता है, ये पाया गया इस दुनिया में कि अगर मान के चलो आपके पास एक वृत्त है, एक गोला है। अब इस गोले के अंदर या इस गोले में अगर मान के चलो ये गोला है और इस गोले में हमारे पास एक कण जो है वो घूम रहा है। अच्छा सर घूमने दो, हाँ, एक कण घूम रहा है और इस गोले के केंद्र पर ही कण का केंद्र है।
तो यह ऐसा घूम रहा है सर मजेदार तरीके से। ओके सर, तो जब ये घूमना शुरू हुआ तो मान के चलो इसने यहां से घूमना शुरू करा, इसने घूमना शुरू करा, इसने बोला घूमर 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 घूमर, तो यह घूमना शुरू हुआ घूमर घूमर करते हुए। तो जब ये घूम रहा था, ये जब घूम रहा था तो ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर यहां पर पहुंचा, किसी समय पर यहां पर पहुंचा, तो मैंने बोला कि देखो यार ये कुछ कोण थीटा घुमा। ओके, फिर मैंने तुमसे पूछा ये कितने से घूम रहा है, तो तुमने बोला सर ये ओमेगा से घूम रहा है, क्योंकि क्या होगा सर ये गोल गोल जब घूमेगा, कोई भी कण गोल गोल घूमेगा, तो जब कण गोल 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 घूमेगा तो यहां पर हम बोल सकते हैं सर कि यह थीटा कोण घुमा और ओमेगा कोणीय चाल से घूम रहा है ये। अच्छा, तो मैंने बोला कि यार ये जो इसकी त्रिज्या है, जैसे ये त्रिज्या में घूम रहा है वह ये इसका ए हो जाए, आयाम बन जाए, ये क्या बन जाए, इसका आयाम हो जाए, ए आयाम होता है। ठीक है, तो मैंने तुमसे बोला कि यार ये बताओ कि यहां पर इसका विस्थापन कितना हुआ y दिशा में, y दिशा में बोल सकता है, x दिशा में बोल सकता है। विस्थापन मतलब क्या होगा सर ये यहां से चलना शुरू किया तो ये यहां पर पहुंच गया, तो इसका विस्थापन जो होगा वो ये हो जाएगा अल्टीमेटली, है ना। विस्थापन तो यहां से y दिशा में कितना चला, तो ये क्या होगा y, तो y बराबर लिख सकता हूं मैं सर, ये हो जाएगा a sin थीटा, a sin थीटा हो जाएगा। हाँ सर ये हो गया y, तो जगह a sin थीटा हो जाएगा। अब थीटा क्या है, थीटा जो है सर, थीटा जो है वो मेरे पास साइन ओमेगा टी है। अच्छा, अगर यही चीज धारा के लिए होती, मतलब सर ये धारा के लिए कैसे हो जाएगी, देखो मैं ऐसा मान सकता हूं कि जो कण मेरे लिए साइन का वक्र बना रहा है, ध्यान से सुने इस बात को, जो कण मेरे पास साइन का वक्र बना रहा है सर, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, और ये रिलेशन बता रहा है कि एक्चुअल में ये गोल भी घूम रहा है, मतलब कि जो कण गोल घूम रहा है उसका y घटक जो होगा वह साइन का वक्र है। मेरा सर बल्ला नहीं पड़ा, इस दुनिया में क्या चल रहा है सर, गोल घूम रहा है, साइन का वक्र कैसे बन गया। हाँ, यही तो मजेदार बात है कि एक्चुअल में देखो क्या होता है कि अगर कोई कण साइन का वक्र बना रहा है या साइन ओमेगा टी के हिसाब से, साइन थीटा के हिसाब से गति कर रहा है, तो उसकी गति को एनालिसिस करना है, उसकी गति को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अधिकतम तक जाएगा, नीचे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर अधिकतम जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर उसी चीज को मैं गोल घुमा दूं तो गोल में तो ज्यादा अच्छी समझ में आती है सर मुझे बात, है ना। इसका एक और एडवांटेज भी है कि देखो अगर मान के चलो मैंने बोला कि यह साइन का वक्र है, ना, साइन का वक्र है, मैंने बोला कि कण a/2 पर है, a/2 पर है, आधे पर है, तो आधे पर तो a/2 होगा सर, a/2 तो यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, तो तुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा a/2, मतलब पहले वाला a/2 या बाद वाला a/2। लेकिन अगर वो चीज तो गोल से समझेगा, वृत्त से समझेगा तो 100% रूप से समझ में आएगा। अच्छा सर, यहां से पहले ये वाला a/2 आएगा, फिर उसके बाद में ये वाला a/2 आएगा, ये मतलब दो अलग अलग पोजीशन हमें दिखाई देगी, दो अलग अलग पोजीशन हमें दिखाई देगी जो इसमें नहीं दिखाई देगी ना। इसमें a/2 कहां आएगा, इसमें a/2 यहां भी आएगा, यहां पर भी आएगा, तो यह निकालना मुश्किल, लेकिन इसमें हमें साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि अच्छा सर a/2 जो होगा, a/2 हमारे पास दो जगह हो सकता है। मतलब कहां होगा सर, पहले वो घूमना शुरू करेगा, तो घूमते घूमते हमारे पास वह पहले यहां पर आएगा, फिर और घूमेगा तो यहां पर आएगा। अब इसमें कोण निकालना भी बहुत आसान है। अरे अगर एक गोला है, देख दो चीजें, यहां पर कोण निकालना आसान है, गोले में कोण निकालना आसान है। सर कोण बना ही था या कोण का आविष्कार ही एक गोले से हुआ था, कोण का आविष्कार ही तो एक गोले से हुआ था। तो वही वाली बात यहां पर है कि अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, इसकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा है और ये किसी भी क्षण पे कोई कोण थीटा बना रहा है, तो मैं उसको साइन का, देखो ये क्या है, अगर मैं y घटक लिया तो साइन है, x घटक लेता तो क्या होता, कॉस होता। तो एक्चुअली साइन और कॉस के वक्र क्या है, साइन और कॉस के वक्र क्या है, इसको सोचने का एक और बहुत खतरनाक तरीका, एक और अलग तरीका, जिससे मैं चीजों को और आसान रूप से चिन्हित कर पाऊं, और जिसमें मुझे देख, अब एक्चुअल में क्या है कि यहां पर अगर मैं दो तीन चीजों को साथ में बना रहा था, तो अभी मैं गोला बना रहा था, तो यहां पर ये एक और बात बनाई, एक और गोला, एक और वक्र बनाया, फिर एक और वक्र बनाया, तो ये दो तीन चीजें साथ में कुछ बहुत कंफ्यूजिंग है इस ग्राफ से समझना। लेकिन वही चीज अगर मैं ये गोले में दिखाऊं, तो मैं बोल रहा हूं मेरे पास दो कण है, ये जैसे दो थे, तो मैंने बोला अच्छा एक ये वाला कण था
मैंने बोला कि देखो यार, इस चीज को मैं ज्यादा आसानी से समझा सकता हूं। किससे? गोले से। क्यों? क्योंकि गोले में मैं बोलूंगा कि अच्छा ये तो तुम्हें दो ग्राफ बनाने थे, तो ये मेरा एक कण ये घूम रहा है और दूसरा वाला कण जो है वो यहां पर ये घूम रहा है, तीसरा वाला कण यहां घूम रहा है। तो अब तुम्हें 100% रूप से दिखाई दे रहा है, अच्छा सर एक कण यहां है, एक कण यहां है, फिर अगर ये साथ में सारे समान ओमेगा से घूम रहे तो सर ये वाला कण हमेशा आगे रहेगा, ये उसके पीछे रहेगा, ये उसके पीछे रहेगा, और ये सब साथ में घूमते जाएंगे, घूमते जाएंगे, घूमते जाएंगे। तो वो चीज इससे देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन कला आरेख से समझना बहुत आसान है, फेजर से समझना बहुत आसान है, फेजर से समझना बहुत आसान है ये चीज को। तो यही हमारे लिए क्या कहलाता है, यही हमारे लिए एक्चुअल में जो कोई भी कण गति कर रहा है तो उसका y घटक जो होगा वह हमारे लिए साइन का वक्र बना के देता है, और इसे ही हम बोलेंगे y बराबर a साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्यों? थीटा को लिख सकते हैं हम ओमेगा टी के बराबर। अभी जैसे मैंने y के रूप में बोला है, यही बात हम किसके रूप में बोल सकते हैं? यही बात हम धारा के लिए बोल सकते हैं, यही बात हम किसके लिए बोल सकते हैं? विभव के भी बोल सकते हैं। कि एक्चुअल में सर मेरे को इसके ये वाले ग्राफ पता है तो मैं उनको गोले में भी घुमा सकता हूं, गोले में भी घुमा सकता हूं, है ना। और गोले में घुमाऊंगा तो गोले में घुमाना हमारे लिए ज्यादा आसान है, समझना ज्यादा आसान है, इसीलिए हम इनका एक कला आरेख बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कला आरेख बना लेते हैं, इनका फेजर बना लेते हैं। ठीक है। हाँ, वो परछाई वाला कंसेप्ट भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन वो परछाई वाला कंसेप्ट जो है वो एसएचएम में समझाया जाएगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि परछाई वरछाई क्या चल रही है। बाकी एक परछाई वाला कंसेप्ट भी होता है कि ये गोल गोल घूम रहा था, इसकी परछाई देखो यार, तो इसकी परछाई यहाँ आएगी। मान के चलो कि ये एक कण गोल 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 घूम रहा है, इधर से मैंने टॉर्च मार दिया और इधर मैंने एक दीवार बना दी, तो क्या होगा? इसकी परछाई मुझे कहां दिखाई देगी? इसकी परछाई यहां दिखाई देगी। फिर और ऊपर जाएगा तो परछाई यहां आ जाएगी, यहां ऐसी परछाई ऐसी गोल 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 ऊपर नीचे घूमती रहेगी। और यही ऊपर नीचे वाली जो घूमने वाली गति होती है उसी को हम एसएचएम बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो अभी के लिए। तो यहां पर बस इतनी बात समझना है कि हमारी जिंदगी आसान कैसे बना रहा है, आसान कैसे बना रहा है। ठीक है। तो अब इसमें हम क्या बातें समझ सकते हैं सर? देखो, अब इसको हम बनाएंगे कैसे? पूरा हर बार गोला बनाएंगे? पूरा नहीं, हर बार पूरा गोला बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान के चलो मेरे को लिखना है, मेरे को लिखना I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सर मेरे पास धारा है जिसका अधिकतम मान आई नॉट है, धारा है जिसका अधिकतम मान आई नॉट है। ओके सर, धारा है जिसका अधिकतम मान आई नॉट है। धारा है जिसका अधिकतम मान आई नॉट है। तो क्या होगा? देखो, ये यहां पर टाइम टी इक्वल टू 0 पर यहां पर होगी, टाइम टी इक्वल टू 0 पर यहां पर होगी। तो अब ये कैसे चलेगी? जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो सर ये आपने अगर ऐसा बनाया तो आप चाहते हो कि हम इसे गोले में घुमाते, घूमेगा 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 घूमेगा, फिर यहां आ जाएगा, फिर और घूमेगा 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 घूमेगा। तो ये ऐसे गोल 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 घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, है ना। क्यों? क्योंकि मैं किसका मान देख रहा हूं? मैं तो ये कण को देखना चाह रहा हूं ना, ये जो गोल गोल घूम रहा है। तो यह एक्चुअल में क्या होगा सर? ये भी हमारा ये जो गोला होगा छोटा बड़ा नहीं होगा, वैल्यू सेम ही रहेगी, लेकिन ये गोल 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 घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। समय बढ़ेगा तो ये घूमती रहेगी। ठीक है। अब अगर मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बोल रहा हूं कि सर धारा थी, अच्छा ये यहां टाइम टी इक्वल टू 0 पर यहां पर होगी। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं कि पूरे आवर्त काल का 1/4 समय बच जाए, बीत जाए कैपिटल टी बटा 4 पर, तो कैपिटल टी बटा 4 पर सर यहां पहुंच जाएगी, कैपिटल टी बटा 4 पर यहां पहुंच जाएगी, कैपिटल टी बटा 4 पर यहां पहुंच गई। मतलब क्या हुआ? देखो, इसको मैं एक बार आपको साइन के वक्र से भी करके दिखाता हूं। ये होगा सर 0, ये होगा कैपिटल टी बटा 4, ये होगा कैपिटल टी बटा 2, ये होगा 3t बटा 4 और ये होगा t। क्या कर दिया है मैंने पूरे आवर्त काल के 4 हिस्से तोड़ दिए, 4 हिस्से तोड़ दिए। ये 1/4, ये आधा, ये 3/4, ये t। क्यों 4 हिस्से तोड़े सर? कि देखो यार, यहां पर ये जो है मेरे पास है ना, ये क्या है? ये बताना चाह रहा हूं मैं कि यहां ये टाइम टी इक्वल टू 0 पर था। ठीक है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो टाइम टी इक्वल टू t/4 पे पहुंचा, तो घूमते 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 यहां पर आएगा। कौन? ये घूम रहा है, धारा घूम रही है ना। ये एक्चुअल में क्या हो रहा है? वैल्यू बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही। फिर उसके हमने t/2 पर सर घूमकर यहां आ गया, फिर 3t/4 पे घूमकर यहां आ गया, फिर कैपिटल टी पर घूमकर यहां चल गया। इसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया, इसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया।
क्लियर है कहानी? तो इसका एक चक्कर कंप्लीट हुआ। अच्छा सर, इसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया। तो अगर इसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया तो मैं यहां पर कह सकता हूं सर जी कि यह साइन का वक्र का एक चक्कर ऐसे में कंप्लीट हो गया। अब मैं बनाऊंगा कैसे? पहली बात तो ये होगी, ठीक है। अब अगर मान के चलो, ये पहले मैंने आई का वक्र बना, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसको ऐसा बना दिया। अब इसी के अंदर मान के चलो मेरे को बोला कि यार विभव भी बना के बताओ, तो विभव मैंने बोला विभव आगे है, v बराबर साइन ओमेगा टी प्लस फाइ है, प्लस फाइ, मतलब कि टाइम t को 0 पे इन पे कलांतर है। तो मैं यहां पर विभव भी बनाऊंगा। तो विभव भी मान के चलो मैंने बोला इसी में बनाऊंगा भाई, मैं तो विभव भी इसी में ही बनाऊंगा मैं, तो ये रहा विभव। तो अब ये विभव क्या होगा सर? विभव जो है वह यहां पर इससे ऑलरेडी फाइ कोण आगे है, इससे ऑलरेडी फाइ कोण आगे है, टाइम t को 0 पे। देख टाइम t को 0 पे आगे था। अब जब ये आगे बढ़ेंगे, ग्राफ कैसे? ग्राफ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर, ग्राफ में क्या होगा? ग्राफ में ये ऐसा बनेगा, कहीं से ये आगे से शुरू होगा, तो ग्राफ में ऐसा बनता जाएगा। अच्छा हरे रंग से बना देता हूं ग्राफ में सर, ये कहीं से शुरू होगा, फिर ये आगे बढ़ता जाएगा, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा बनेगा सर। लेकिन यहां हमें बहुत बढ़िया रूप से समझ में आएगा। कैसे? देख, हमें दिख गया कि सर अच्छा ये विभव आगे है, ये विभव आगे है, धारा पीछे, या बोल सकता हूं कि विभव आगे है या धारा पीछे है। या मैं इसको अगर घुमाऊंगा तो कैसे घूमेगा? देखो यहां पर देखो, इसको मैं अलग से बना लेता हूं, इनको एक बार फिर से बनाते हैं हम, ताकि आपको फील आ जाए कि अच्छा ये ऐसा घूम रहा है। ये विभव है हमारे पास, ये विभव आगे था और हमारे पास धारा थी। तो धारा सर ये नीचे है और पीछे है, ठीक है। तो अब ये जब चलेंगे समय के साथ, चलेंगे तो दोनों ऐसे घूमेंगे, ये साथ साथ में घूमते जाएंगे, साथ साथ में घूमेंगे, है ना। मतलब इनके बीच में जो कलांतर है वो तो हमेशा बना ही रहेगा, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आगे। तो देख यहां पर ग्राफ में जो था, ग्राफ में हमारे पास हमें यहां पर ये जो कलांतर था वो ऑलरेडी दिख रहा था ना यार, ये देखो ये। तो सर ग्राफ में हमेशा हमें दिख रहा है कि अच्छा ये हरे वाला आगे है। लेकिन वो समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कला आरेख बना रहे। तो हमने बोला कि देखो ये सर ये रही धारा, ये रहा विभव। अब ये जब घूमेंगे मतलब समय बढ़ेगा तो क्या होगा सर? धारा इतना उठी तो विभव और आगे जाएगा, धारा आगे तो विभव और आगे, धारा आगे तो विभव, क्योंकि इनके बीच में जो कलांतर है टाइम t को 0 पे जो कला में अंतर था वो तो सर हमेशा नियत रहेगा। मतलब मान के पाई बाय 3 तो ये यहाँ पर है, ये पाई बाय 3 आ गया, तो घूमेंगे, ये हमेशा से ही चक्कर चलता रहेगा, हमेशा ये चक्कर ऐसा चलता रहेगा। या पाई बाय 2 ज्यादा आसान है, पाई बाय 2 समझना कि विभव जो है वो धारा से पाई बाय 2 आ गए, तो धारा ये रही, विभव ये रहा सर। तभी जब घूमेंगे तो अगर मान के चला 1/4 समय हो गया तो ये घूमकर यहां पहुंच जाएंगे, फिर अगले 1/4 समय में सर ये यहां आ जाएंगे, अगले 1/4 समय में सर अगले 1/4 समय में फिर से ऐसा हो जाएगा, फिर उसके हम ऐसा घूमते रहेंगे। क्यों? क्योंकि समय के साथ जब ये आगे बढ़ेंगे, तो चलना दोनों का ओमेगा समान है, दोनों सेम रफ्तार से घूम रहे। लेकिन अगर एक ऑलरेडी आगे है तो वो दोनों ऐसे साथ में घूमते जाएंगे। तो ये इमेजिन कर पाना बहुत ज्यादा आसान होता है और हमें इसमें साफ रूप से दिख रहा है कि अच्छा सर ये तो विभव आगे है, धारा पीछे। तो यही बताने का इससे ज्यादा अच्छा तरीका होता है ये ग्राफ या कला आरेख, है ना। इसमें साफ दिख रहा है कि अच्छा सर एक इधर है। अच्छा मान के देखो ऐसा बना दिया, नहीं ज्यादा सर ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया कि एक इधर है। तो ये दिख रहा है ना भाई तुझे कि अच्छा सर यहां पर ये कहीं 0 गए, ऑलरेडी थोड़ा घूम चुके, तो ये पीछे है, ये आगे है, साफ दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये कला आरेख इसलिए हम समझते और ये सब कुछ करना इसलिए हमारे ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर अगर मान के चल मैंने ये वाले जो ग्राफ बनाते इसमें जैसे बनाया था कि सर यहां पर v आगे है i से, तो मैं इसका कला आरेख क्या बनाऊंगा? देखो यहां पर मेरे पास ये x अक्ष हो गया, एक y अक्ष हो गया, तो मुझे किसको आगे बताना है? सर आपको बताना है कि यहां पर विभव आगे है। तो देख अगर ये बनाऊंगा, देखना ध्यान से, इसके लिए बनाऊंगा, ध्यान से समझना भी, इसके लिए बनाऊंगा तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं सर? ये तो 0 पे 0 है, तो विभव यहां है, तो धारा कहां होगी? सर वो बोल रहा है -5 पर है धारा, ये धारा -5 पर है, तो ये यहां पर बनेगी, ये धारा आ गई। देख नीचे है, यही चीज इसके लिए बनाऊंगा तो क्या होगा? सर ये थोड़ा घुमाओ इनको,
तो थोड़े घूमेंगे। देख बात वही है। मैं तो इसलिए इतना भयंकर फील देना चाहता हूं कि कभी भी कैसा भी ग्राफ आ जाए, कैसा भी कला आ रहा है, तुम्हें चमकना चाहिए, अच्छा ये V0 आगे है, तो ये V0 आगे तो मतलब क्या हुआ, देखो अभी बोले धारा 0 पर है, टाइम t = 0 पे धारा 0 पर है, तो यहां पर ये विभव आगे चले गया और धारा गिरी, है ना। तो क्या था सर, ये पहले विभव इधर था, धारा नीचे थी, अभी घूमकर यहां पहुंच गए, धारा यहां आ गई, विभव और आगे निकल गया। तो यह विभव हो गया, धारा हो गई किसी भी रैंडम टाइम t पर। सर मान के चलो मैंने बोला कि बहुत देर बाद क्या होगा, तो बहुत देर बाद मतलब धारा जो है वो यहां पहुंच गई। सर मान के चलो धारा यहां आ गई, आने दे, तेरे को क्या करना, तुझे क्या करना, धारा से आ गई ना, तो विभव को और आगे बना दे, विभव यहां से आगे चल गया। ये हमेशा फाई ही रहेगा, इनके बीच में जो दूरी रहेगी ये फाई ही रहेगी, इनके बीच में जो कला रहेगी वो हमेशा फाई ही रहेगी। ये ग्राफ ये घूम रहा है ना यार, ये घूम रहा है, घूमते घूमते यहां घूमा और घूमेगा तो यहां होगा, V0 आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये 100% रूप से समझ में आना चाहिए। 45 डिग्री घुमा, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, तुझे क्या करना, कुछ भी डिग्री घूम सकता है, लेकिन घूमेंगे तो साथ में घूमेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें कैसे बनाओगे, सर अब यहां पर बना पाओगे, यहां पर किसको आगे बनाना है सर, किसको आगे बनाना है आप बताओ सर, अब मैं क्या बताऊं, देख। अच्छा इसमें हमें दिखाई दे रहा है धारा आगे बनानी है, तो विभव पीछे, तो विभव सर यहां बनाओ, ये विभव यहां बन गया, धारा कहां होगी, धारा ऊपर हो जाएगी। और घुमा ले, अच्छा और घुमा ले सर, यहां पर ऐसा, ये इसका बना के बताओ, है ना, इसका बना के बताओ। इस वाले में क्या है कि इसमें धारा नीचे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, धारा नीचे बना दे, धारा 0 पे बना दे, ये रही धारा 0 पर आ गई। अब विभव कहां होगा, विभव सर और नीचे हो जाएगा, क्योंकि नीचे बनाना है विभव, -V0 हो गया, नीचे हो गया विभव। किसी रैंडम कोण पर किसी भी बना सकते हो, तो आई बात समझ में। बस कौन आगे कौन पीछे, यही कहानी है, तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर। हाँ, कभी कोई आगे कोई पीछे, यही तो है जिंदगी का कार्यक्रम, है ना, कि कभी कोई जीतेगा, कभी कोई जीतेगा। चलो भाई, आया समझ में। हाँ, -5 +5 से मत देखना तू तुम ये देखो यार, ये sin ωt, ये sin ωt +5 मतलब आगे ही है, ये sin ωt -5 और sin ωt, ये तो अच्छा मतलब सर ये पीछे है, तो ये अबे अलग है, ये दोनों मिलाए मत, ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है। क्लियर है मामला, क्या सभी को चमकता है ये, चलो ओके। तीतर क्या होता है, तीतर मुझे नहीं पता भाई क्या होता है, अभी तक मैंने तो नहीं देखा है। तीतर एक प्रकार का पक्षी होता है, चलिए अब हमको आगे क्या पढ़ना है। तीतर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अब हमें आगे इस पर शक्ति की बातें करनी है, और इसमें अब हमें अलग अलग प्रकार का परिपथ, वो कल ही क्लास में पढ़ लेंगे, चिंता ना करो। अब कल की क्लास में हम इसमें परिपथ शुरू कर देंगे, तो कल की क्लास में स्टार्टिंग के आधे पौने घंटे में वो होगा, और उसके बाद में क्वेश्चन होंगे। तो कल की क्लास लंबी हो सकती है, ध्यान रखना, है ना। कल खाना लेकर ही बैठना, कल खाना लेकर ही बैठना। आज तुम लोग नीट का फॉर्म मत भरो यार, मैं को तो NTA वालों दया आ रही है। इट्स अ ड्रैगन फ्लाई, इट्स अ कबूतर, इट्स अ बटरफ्लाई। और कुछ बोलना बच रहा है,
इट्स ऑर्गेनिज्म लाइक रेप्टाइल्स। तो बर्ड क्यों बोल रहे फिर से? लेडी बग, आउल होता है, आउल। तीतर इज लाइक अ हैन, मुर्गी, मुर्गा होता है तीतर। चमगादड़ होता है। और कोई प्रजाति बच रही है? स्पैरो होता है। आज का होमवर्क है, आपको पता करके आना है तीतर क्या होता है। डॉगी जैसा होता है, बहुत टाइगर होता है। थोड़े ही दिनों में ना तुम्हारा आधार कार्ड रद्द होने वाला है, तुम सबका आधार कार्ड रद्द हो जाएगा। उसके बाद में तुम्हें भगा दिया जाएगा, देश से नहीं पृथ्वी से। तुम जैसों के लिए अलग से निर्माण करवाया जा रहा है ना, चांद पर। बोले इनको यहां पर रखना, खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। तो तुम सबके लिए चांद पर व्यवस्था बनाई जा रही है। वहीं पर ही मेडिकल हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, वहीं पर ही तुम्हारी नीट की एग्जाम होगी, ठीक है। सब कुछ अलग से तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें तो ये दुनिया समझ ही नहीं आ रही ना, तुम्हारे तो अगले अलग ही हो गया। तो चांद पर और मंगल ग्रह पर बैच 1 वालों को भेजा जाएगा चांद पर, बैच 2 वालों को भेजा जाएगा मंगल ग्रह पर, ठीक है। अगर अभी भी बैच चेंज करवाना हो तो करवा लो, बाकी फिर लिस्ट निकल जाएगी थोड़े दिनों में। 6 मई को रॉकेट उड़ाकर तुम्हें वहां पर बिठा दिया जाएगा। भले बस इतना ही पढ़ना था, इतना ही करना था तुम्हें। चलो ठीक है भाई, तो ये सब कुछ रिवाइज कर लेना। मिलते हैं आप कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।